हाइड्रोजन के पास है प्लस चार्ज और ऑक्सीजन के पास है नेगेटिव चार्ज। तो ऑक्सीजन सोचता है कि इस नेगेटिव चार्ज को किस तरह से बैलेंस करें। तो कार्बन के पास मान लो पॉजिटिव चार्ज है, इसके साथ तो पहले से था ही डबल बॉन्ड में, ये सोचता है कुछ नए रिश्ते बनाए जाएं। तो ये जब बाहर की तरफ देखता है तो बगल में इसका पड़ोसी दिखाई देता है हाइड्रोजन प्लस, तुरंत इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेता है। ऑब्वियस सी बात है, इसकी पावर ज़्यादा है, इसको अट्रैक्ट कर लेगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओसीसी बाय विपुल सर में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर 2। लेक्चर 1 ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है। सुबह 10 बजे अक्सर केमिस्ट्री के लेक्चर का टाइम रहता है और 11 बजे मैथ के लेक्चर का टाइम रहता है। तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहा करिए। सुबह में 10 बजे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर लेट होगा तो 11 और 12 कर दिया जाएगा। मीन्स 11 बजे केमिस्ट्री और 12 बजे मैथ आपको मिल जाएगा। एडमिशन आप लोग जानते हैं स्टार्ट हो गया है, फटाफट से लेना स्टार्ट कर दीजिए। व्हाट्सएप नंबर आपको दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में और आपकी स्क्रीन पर भी चल रहा होगा, तो उसको आप लोग नोट कर लीजिए। उससे आप लोग जाइए, व्हाट्सएप करिए और आपको एडमिशन दे दिया जाएगा। उसी नंबर पर आपको व्हाट्सएप करने के बाद ही एडमिशन मिलेगा। जो नंबर चल रहा है, नंबर यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मैं एक बार बोल भी दे रहा हूँ, 7080884759। ठीक है, तो एकदम बिल्कुल आगाज़ हो चुका है बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का। और कुछ लोग आप लोगों में से कमेंट किए थे पिछले वीडियो में कि सर अभी तो हम लोग का फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर चल रहा है और आप सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट कर दिए। तो बिल्कुल मैंने स्टार्ट कर दिया है और पहले ही इस बार स्टार्ट कर दिया, क्योंकि पिछली बार थोड़ा सा लेट हो गया था, लेकिन इस बार हम लोग पूरा पहले से जोश में बिल्कुल आ गए हैं, ताकि आपका भी एग्ज़ाम चल ही रहा है और हम लोग यहाँ पे बैच स्टार्ट लॉन्च कर दिए हैं, ताकि जो सीरियस पढ़ने वाले बच्चे हैं, पीएससी को जो लोग सीरियस में लेते हैं, सीरियस पढ़ने वाले बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो लोग फटाफट से पहले ही एडमिशन ले करके अभी से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दें। तो इसीलिए हम लोग बहुत जल्दी, बहुत पहले ही बैच को लॉन्च कर दिए हैं। तो एकदम आ जाइए, है ना, आ जाइए, कमर कस लीजिए, कॉपी पेन पेपर सब कुछ खरीद लीजिए और आकर के मोबाइल खोल करके सामने ऐसे बैठ जाइए। इस बार तो गर्दा उड़ा के रहेंगे पेपर में। ठीक है, तो पिछली वीडियो में मैं आपको बताया था, पिछले वीडियो में हम लोग 4-5 टॉपिक पढ़े थे, जिसमें से आपके सिलेबस का 3 टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट पहले क्या होता है मैंने ये बताया था। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट मैंने पढ़ाया था। कार्बोहाइड्रेट में मैंने आपको बताया था कि 3 चीज़ों से मिलकर के बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:2:1 के रेशियो में मिलकर के बना होता है। इसके बाद मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन में 3 उसके क्लासिफिकेशन बताए थे। मोनोसैक्राइड मैंने बताया था, पहला क्लासिफिकेशन मोनोसैक्राइड रहेगा। मोनोसैक्राइड मीन्स हम दो हमारे जीरो वाला कॉन्सेप्ट लेकर के चल रहा था। अच्छा, आप लोगों में से कुछ लोग कह रहे थे कि सर हम दो कौन है। तो आप लोग जानते हैं ना, जैसे अगर मैं किसी एक कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखूँ, सबसे सिंपल ग्लूकोज का अगर मैं इसमें नाम लिखूँ, तो ग्लूकोज में आप जानते हैं ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, तो इसमें हम दो का मतलब है, एक है कार्बन और एक है वाटर। ये आप देखेंगे ये वाटर है। ठीक है, वाटर को हम लोग बोलते हैं हाइड्रेट और कार्बन को बोलते हैं कार्बन। तो अगर आपको याद होगा तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन में ही मैंने पढ़ाया था कि कार्बोहाइड्रेट कुछ नहीं है सिवाय इसके कि हाइड्रेट ऑफ कार्बन। हम लोग वाटर को बोलते हैं हाइड्रेट और कार्बन को बोलते हैं कार्बन। तो इस टोटल को मिला करके पढ़ेंगे हाइड्रेट ऑफ कार्बन। तो दो ही लोग हुए ना, एक हाइड्रेट हुआ, एक कार्बन हुआ। हाइड्रेट का मतलब वाटर हुआ और कार्बन हुआ। तो एक वाटर है, एक कार्बन है, दो लोग आपस में हैं। ठीक है, यही लोग डिसाइड करते हैं कि हमारे कितने बच्चे होंगे। तो हम दो हमारे जीरो मोनोसैक्राइड, हम दो हमारे 2 से 10 ओलिगोसैक्राइड, हम दो हमारे 10 से ज़्यादा पॉलीसैक्राइड। ये मैंने आपको बताया था। इसके पॉलीसैक्राइड के बाद मैंने शुगर और नॉन शुगर आपको बताया था। शुगर में आप जानते हैं 2-3 प्रॉपर्टी को लेकर के मैंने बताया था। शुगर में मैंने आपको पढ़ाया था कि शुगर वे होंगे जो स्वीट इन टेस्ट होंगे, सॉल्युबल इन वाटर होंगे, क्रिस्टलाइन इन नेचर होंगे, उसे बोला जाएगा शुगर। फॉर एग्जांपल ऑल मोनोसैक्राइड एंड ओलिगोसैक्राइड एक्सेप्ट सुक्रोज अगर आपको याद होगा मैंने कल लास्ट में करवाया भी था। नॉन शुगर में मैंने बताया था कि एमॉर्फस सॉलिड हो, क्रिस्टलाइन इन नेचर ना हो, एमॉर्फस सॉलिड हो, इनसॉल्युबल इन वाटर हो एंड टेस्टलेस हो। तो ये 3 प्रॉपर्टी पर हम लोग जज करते हैं कि कोई शुगर होगा कि नहीं होगा। पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था। इसमें इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया था सभी के सभी पॉलीसैक्राइड कैसे होते हैं, नॉन शुगर होते हैं। इसके बाद मैंने रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर बताया था, जिसकी सिर्फ एक बात आपको याद रखनी है, फेहलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलन रिएजेंट।
फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंट रिएजेंट को अगर वो रिड्यूस कर देता है तो रिड्यूसिंग शुगर, नहीं रिड्यूस कर पाता है तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो जाता है। तो ये इतनी बातें मैं जनरली आपको बताया हुआ था, ठीक है। अब हम लोग आते हैं आज के सेशन में। आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले आप लोग एक बार अपना सिलेबस खोल लीजिए। अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो मैंने सिलेबस का वीडियो ऑलरेडी डाल दिया है, आप लिख करके यूट्यूब पे सर्च करिए BSc सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री सिलेबस बाय विपुल सर। विपुल सर लास्ट में आप लगा करके सर्च करेंगे तब मेरा वीडियो आराम से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग अपना सिलेबस खोलेंगे तो सिलेबस में लिखा हुआ है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। आप देखिएगा जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ये तो मैं इसी प्रॉपर्टी वाले सेशन में पढ़ाऊंगा, प्रॉपर्टी वाले पॉइंट में पढ़ाऊंगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसी के आगे लिखा है दियर ओपन चेन स्ट्रक्चर, दियर ओपन चेन स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा ओपन चेन स्ट्रक्चर क्या होती है, क्योंकि ये जो सिलेबस है ना थोड़ा सा आगे पीछे करके रखा हुआ है, तो कोई बात नहीं, हम लोग मैं अपने हिसाब से लेकर के चलूँगा, अच्छे तरीके से आपको लेकर चलूँगा और मैं बताऊँगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। तो दियर ओपन चेन स्ट्रक्चर पहले हम लोग पढ़ेंगे, फिर जो दिया है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, इसे हम लोग प्रॉपर्टीज में डिस्कस करेंगे। एंड इसके बाद आप नीचे थोड़ा और अगर आएंगे तो लिखा होगा एक जगह पर लॉबरी डे ब्रायन वॉन इकेनस्टाइन रीअरेंजमेंट। आप देखेंगे एक लंबा सा लिखा हुआ है यहाँ पे, अपने आप सिलेबस में नीचे आइए जो मैंने आपको प्रोवाइड किया है तो आपको पता चलेगा लिखा हुआ। उसको इस टॉपिक को भी हम लोग इसी में डिस्कस करेंगे, इस डी प्लस ग्लूकोज वाले पॉइंट में इस टॉपिक को भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो बेसिकली इस पूरे लेक्चर 2 में हम लोग 3 टॉपिक को कवर करेंगे, दियर ओपन चेन स्ट्रक्चर, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज एंड ये वाला आपका लॉबरी डे ब्रायन वॉन वाला। तो ये 3 टॉपिक हम लोग जनरली इस पूरे लेक्चर में कवर करने वाले हैं आपके पहली यूनिट की। तो ये है आपकी केमिस्ट्री की पहली यूनिट, केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। तो ओपन चेन स्ट्रक्चर में आपको सिर्फ 5 बातें याद रखनी है, आप हेडिंग डालिएगा ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। देखिए पूरे इस कार्बोहाइड्रेट वाली यूनिट में, पहली यूनिट में दिया तो है नाम पूरा का पूरा कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट पूरा अगर पढ़ने जाएंगे ना तो बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट हैं केमिस्ट्री के अंदर, सभी को हम लोग नहीं पढ़ सकते। तो सिर्फ 2 को हमको फोकस करके चलना है। एक तो हम लोग फोकस करके चलेंगे ग्लूकोज को और दूसरा हम लोग फोकस करके चलेंगे फ्रक्टोज को। यही दोनों आपके सिर्फ सिलेबस में है भी, इन्हीं दोनों को हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में आपसे पूछा भी जाएगा आपके एग्जाम में। तो इसमें बेसिकली जो पूछा जाता है ओपन चेन स्ट्रक्चर वाला, वो सिर्फ ग्लूकोज के लिए ही आप देखेंगे पूछा जाता है BSc फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है। तो ग्लूकोज में सिर्फ 5 बातें आपको याद रखनी है कि ग्लूकोज के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो प्रॉपर्टीज कैसे आती हैं, तो उसकी ओपन चेन स्ट्रक्चर से आती है। अभी ओपन चेन स्ट्रक्चर क्या है, साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या है, मैं आगे पूरा डिटेल में करवाने वाला हूँ। तो आप लोग बस अभी स्टेप बाय स्टेप समझते चलिए। अभी मैं सिर्फ इसमें रिएक्शन नहीं करवा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या होगा। रिएक्शन अभी जस्ट मैं जब पढ़ाऊँगा D प्लस ग्लूकोज, तो इसी में मैं उसका केमिकल रिएक्शन लेकर के, केमिकल प्रॉपर्टी में सारे केमिकल रिएक्शन अभी मैं जितना यहाँ पे लिखा हुआ हूँ सब करवा दूँगा। अभी बस आप समझते चलिए। तो ओपन चेन स्ट्रक्चर में सबसे पहली बात तो ये आपको याद रखना है कि इसका अगर मॉलिकुलर फार्मूला देखें, ओपन चेन स्ट्रक्चर में मॉलिकुलर अगर फार्मूला देखें, स्ट्रक्चर नहीं, तो होता है C6H12O6, ग्लूकोज का और फ्रक्टोज का दोनों का। अभी हम लोग ग्लूकोज को ध्यान में रख करके चलेंगे। तो C6H12O6 होता है इसका मॉलिकुलर फार्मूला। इसकी ओपन चेन स्ट्रक्चर क्या होती है मैं आगे बताऊँगा। दूसरा पॉइंट आप इसमें याद रखेंगे, अगर हम लोग इस ग्लूकोज का C6H12O6 का एसाइलेशन करते हैं। अब आप बोलेंगे सर एसाइलेशन क्या होता है, बिल्कुल मत घबराइए। अभी जैसे ही हम लोग D प्लस ग्लूकोज पे आएंगे तुरंत मैं उसमें एक एक बात एक्सप्लेन करूँगा, एक एक हेडिंग अभी मैं करवाऊँगा। तो एसाइलेशन, ऑन एसाइलेशन, जैसे ही हम लोग एसाइलेशन रिएक्शन करते हैं ग्लूकोज से, तो ग्लूकोज बना देता है तुरंत पेंटा एसिटिल ग्लूकोज। सिंपल सा दिमाग में याद रखिए, जब हम लोग एसाइलेशन करते हैं तो ग्लूकोज बना देता है पेंटा एसिल ग्लूकोज, पेंटा एसिल ग्लूकोज बना देता है। और क्योंकि पेंटा एसिटिल ग्लूकोज बना देता है, और जैसे ही पेंटा एसिटिल ग्लूकोज बनाता है, ये दोनों बात याद रखिएगा, तुरंत हमको कुछ बातें पता चलती हैं। इस रिएक्शन से हमको फ़ायदा क्या होता है, तो फ़ायदा ये होता है, ये प्रूफ हो जाता है कि पक्का ग्लूकोज के पास 5 OH ग्रुप है, यानी कि 5
हाइड्रोक्सी ग्रुप, 5OH ग्रुप मौजूद है उसके अंदर, और वो भी डिफरेंट कार्बन एटम पर हैं, ना कि एक ही कार्बन से पांचों के पांचों OH जुड़े हुए हैं। तो इस रिएक्शन से, एसाइलेशन से, जिसमें एसिटिल ग्लूकोज बनता है, पेंटा एसिटिल ग्लूकोज बनता है, इससे दो बातें पता चलती हैं। पहली बात कि उसके पास, ग्लूकोज के पास, इसमें 5 OH ग्रुप है। दूसरी बात, ये पांचों के पांचों OH ग्रुप डिफरेंट कार्बन एटम से कनेक्टेड हैं, ज्वाइन हैं, जुड़े हुए हैं। दो बात। दूसरी बात इसमें पता चलती है, तीसरी बात बोल लीजिए इसको, कि मोस्ट स्टेबल, क्योंकि सभी के सभी OH ग्रुप डिफरेंट कार्बन एटम पर होते हैं, इसी वजह से ये जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है, अनस्टेबल नहीं होता है। तो ये दो बातें आप याद रखेंगे, एसाइलेशन से पता चलती है। ये आप लिखते जाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिखते जाइए। और आज मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा बोर्ड पे कम लिखूंगा, आपको मैं बोल के ज़्यादा लिखवाऊंगा, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा वीडियो को रोक करके सुन करके लिखने की कोशिश करिएगा। और दूसरी बात है कि जो लोग हिंदी वाले हैं ना, जो मैं हिंदी में भी समझा रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, उसे ही आप सुन करके लिखते जाइए, एक नोट बनाते जाइए, क्योंकि हिंदी में भी लिखना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। मैं लिख के यहाँ पे पढ़ाऊँगा इंग्लिश में ही, लेकिन जो मैं हिंदी में बोल के समझाऊँगा तो आप सुन करके अपना एक नोट बनाते चलिए। सारी पॉइंट को मैं हिंदी में कन्वर्ट करता हूँ, हिंदी में उसको समझाता हूँ, तो उसको आप वहीं से सुन करके लिखते जाया करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑन रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड टू फॉर्म साइनोहाइड्रिन। अगर आप इसका रिएक्शन करवाएंगे हाइड्रोजन से, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, पहला हम लोग क्या करवाए हैं, पहला करवाए हैं एसाइलेशन। दूसरा जब हम लोग करवाएंगे रिएक्शन विद हाइड्रोजन, जैसे ही हम लोग हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाएंगे ग्लूकोज का, वैसे ही बना देगा, सॉरी हाइड्रोजन साइनाइड से जैसे हम लोग रिएक्शन करवाएंगे, एक कंपाउंड बनाएगा ग्लूकोज, उस कंपाउंड का नाम होगा साइनोहाइड्रिन। क्या बनाएगा, साइनोहाइड्रिन। फिर से एक बार, जैसे ही हम लोग रिएक्शन करवाएंगे हाइड्रोजन साइनाइड से इसका, ग्लूकोज का, वैसे ही वो बनाएगा साइनोहाइड्रिन। अगर हमको बिलीव नहीं होगा तो एक रिएक्शन और करवाएंगे, उस रिएक्शन का नाम होगा एंड विद हाइड्रो, ध्यान से सुनिएगा, हाइड्रोजाइलामिन। इसका नाम है हाइड्रोजाइलामिन टू फॉर्म ऑक्सिन, और हाइड्रोजाइलामिन से करवाते हैं तो ऑक्सिन बनाता है। तो दो रिएक्शन इसमें हम लोग करवाएंगे। पहला हाइड्रोजन साइनाइड से करवाएंगे तो साइनोहाइड्रिन बनाना चाहिए, हाइड्रोजाइलामिन से करवाएंगे तो ऑक्सिन बनाना चाहिए। अगर ये बनाता है तो इससे ये बात प्रूफ हो जाएगी कि इसके अंदर प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, यानी कि कार्बोनिल ग्रुप भी मौजूद है। C6H12O6 में कार्बोनिल ग्रुप भी मौजूद है, और कार्बोनिल ग्रुप का मतलब होता है दो बातें, या तो CHO होगा, या तो C डबल बॉन्ड O यानी कि कीटोन होगा, या तो एल्डिहाइड होगा, या तो कीटोन होगा। कार्बोनिल ग्रुप का मतलब एल्डिहाइड या कीटोन होगा। चौथे पॉइंट में, अगर हम लोग उसका रिडक्शन करवाएं, ग्लूकोज का अगर रिडक्शन करवाते हैं तो सॉर्बिटॉल बना देता है। क्या बना देता है, सॉर्बिटॉल। फिर से सुनिएगा, अगर हम लोग ग्लूकोज का रिडक्शन करवा दें, इसको रिड्यूस कर दें, तो रिड्यूस करने के बाद ये सॉर्बिटॉल बना लेगा, और उस सॉर्बिटॉल को फिर से हाइड्रोजन आयोडाइड HI और फास्फोरस की प्रेजेंस में अगर इसको हीट करें, रिएक्शन करवाएं, तो N-हेक्सेन बना दे। ये लिखा है N-हेक्सेन बना दे। फिर से सुनिएगा, जैसे हम लोग रिडक्शन करवाएंगे ग्लूकोज का, वैसे ही सॉर्बिटॉल बना देगा। सॉर्बिटॉल का रिएक्शन फिर से अगेन करवा देंगे हाइड्रोजन आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस, तो N-हेक्सेन बना देगा। तो इससे ये बात प्रूफ हो जाएगी कि पक्का इसके पास 6 कार्बन की चेन है, यानी कि इसके पास कितने कार्बन है, 6 कार्बन की चेन है, इसीलिए सॉर्बिटॉल बना रहा है और सॉर्बिटॉल N-हेक्सेन बना रहा है। अगर इसके पास 6 कार्बन की चेन नहीं होती तो ये काम ही नहीं कर पाता। लास्ट 5 इसमें रहेगा। अभी रिडक्शन करवाए ना, अभी करवाएंगे ऑक्सीडेशन। जब ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो ऑक्सीडेशन से हमें ये पता चल जाता है कि 6 कार्बन इन स्ट्रेट चेन, यानी कि जो 6 कार्बन की चेन है वो चेन नहीं है, मीन्स माला नहीं है, वो स्ट्रेट चेन है, सीधी चेन है, ऐसे सीधी चेन है। ठीक है, तो ये 5 बातें आप लोग याद रखेंगे, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। प्रूफ करने के लिए आपसे पूछा जाता है कि गिव द एविडेंसेस
ऑफ ग्लूकोज। अब ग्लूकोज के आगे लगा करके लिख देगा, चाहे या तो इसको इसके लिए लिख दे कि इसके इट हैज़ 5 OH ग्रुप विद डिफरेंट कार्बन एटम, या ये लिख दे कि टू प्रूव प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इन द ग्लूकोज, या फिर ऐसे लिख दे कि इट हैज़ 6 कार्बन चेन, या ऐसे लिख दे कि इट हैज़ 6 कार्बन चेन इन 6 कार्बन स्ट्रेट चेन। तो इस तरीके से पांचों में से कोई पूछ सकता है, या फिर 2 या 3 एक साथ मिला करके पूछ सकता है आपके एग्जाम में। तो यही आपको लिखना होगा। इसके साथ इसका अभी मैं जो रिएक्शन करवाऊंगा इसमें, उस रिएक्शन को भी आपको देना होगा अपने एग्जाम। अगर शॉर्ट में पूछता है तब तो सीधे आप यही लिख करके आ जाएंगे, रिएक्शन मत लिखिएगा। अगर लॉन्ग में पूछता है रिटन एग्जाम में, तब आपको बाकायदा रिएक्शन भी लिख करके आना होगा, जो मैं भी आपको आगे करवाऊंगा। तो मेरे ख्याल से 5 बातें आपको समझ में आ गई होंगी। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं। अगर हम लोग एसाइलेशन करते हैं ग्लूकोज का, तो पेंटा एसिटिल ग्लूकोज बनाता है, जिससे ये बात प्रूफ हो जाती है उसके पास 5 OH ग्रुप हैं, 5 OH ग्रुप हैं, एंड विद डिफरेंट कार्बन एटम है, एंड मोस्ट स्टेबल है। अगर हम लोग इसका रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड से करवाते हैं तो साइनोहाइड्रन बना देता है, या फिर अगर हम लोग इसका रिएक्शन हाइड्रोजाइलामिन से करवा देते हैं तो ऑक्सीजन बना लेता है। इससे ये बात पता चल जाती है कि इट हैज़ कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप में दोनों हो सकते हैं, या तो उसके पास एल्डिहाइड होगा या तो उसके पास कीटोन होगा। अगर हम लोग उसका रिडक्शन करवाते हैं तो रिडक्शन से पता चलता है कि इट हैज़ 5 कार्बन चेन, इट हैज़ 5 कार्बन चेन। अगर हम लोग उसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो पता चल जाता है कि इट हैज़ 5 कार्बन स्ट्रेट चेन, सीधी चेन। तो ये 5 बातें ऐसे ओरल रट लीजिए तोता की तरह से, पैरेट की तरह से। अब आते हैं अपने, मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप लोग फटाफट से एक बार फिर मैं मौका दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट का ले लीजिए। फिर मैं आता हूँ प्रॉपर्टीज़ पर। एक पॉइंट आपका ही खत्म हो गया, अब मैं आता हूँ इसमें प्रॉपर्टीज़ पर। तब तक पानी वानी पी लीजिए, थक गए होंगे। देखिए इस चैप्टर में आप बिल्कुल घबराइए मत। थोड़ी सी स्ट्रक्चर्स जो इसकी होंगी ना, आपको हो सकता है लगे कि अरे यार क्या खतरनाक स्ट्रक्चर बन रही है। पहले ही टॉपिक में इतने बड़े बड़े फार्मूले, बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर, बड़े बड़े रिएक्शन, लेकिन कुछ नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कुछ नहीं है। आप लोग एकदम घबराइएगा मत, बहुत ईजिली मैं आपको समझाऊंगा। दिमाग में नहीं घुसा ना, ये मेरी गारंटी है, घुसेगा, देखिएगा। देखिए ये पहला पॉइंट हम लोग कवर कर चुके हैं। दूसरे टॉपिक में हम लोग इसमें कवर करेंगे प्रॉपर्टीज़ में मैं अभी आप देख रहे थे कि जब मैं आपको सिलेबस बता रहा था उसमें 2 बातें लिखी गई थी प्रॉपर्टीज़ में। पहली बात लिखी गई थी, तो नहीं एक ही हेडिंग लिखी गई थी, लेकिन मैं दोनों पढ़ाऊँगा। पहली लिखी गई थी जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। गिरजा भाई, ठीक है। तो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो अगर मैं जनरल प्रॉपर्टी की बात करूँ, जनरल है ना, जनरल को मैं सिर्फ जी लिख देता हूँ। तो जनरल के अंदर फिर से हम लोग को 2 पढ़ना पड़ेगा, है ना। जनरल के अंदर हम लोग को 2 पढ़ना पड़ेगा। कौन कौन सा? पहला तो हम लोग को पढ़ना पड़ेगा एक क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकराइड्स। जैसा कि मैंने बोला कि पूरे चैप्टर में हम लोग को सिर्फ और सिर्फ मोनोसैकराइड पर फोकस रखना है, ना कि ओलिगो और पॉली जाकर के पढ़ना है। ये तो बहुत बड़ा ये चैप्टर बन जाएगा, पूरी की पूरी एक बहुत बड़ी बुक बन जाएगी मोटी सी। तो क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ना है, यही आपके सिलेबस में है, जनरल वाले में, जनरल क्लासिफिकेशन में। एंड दूसरा आपको इसमें पढ़ना रहेगा 2 प्रॉपर्टी और इसके अंदर पाई जाती है, इरिथ्रोज एंड डायास्टेरियोमर्स। इरिथ्रोज एंड डाया, ये 2 बातें इसमें लोग पढ़ेंगे। इसके बाद ये हो गई जनरल प्रॉपर्टी। इसके बाद आप जानते हैं कि केमिस्ट्री के अंदर जब लोग प्रॉपर्टी का नाम लेते हैं तो 2 तरह की प्रॉपर्टी जनरली आती है। एक आती है फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरी आती है केमिकल प्रॉपर्टी। तो 2 बातें हम लोग इसमें और पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी, दूसरे पॉइंट में इसमें जो प्रॉपर्टी आती है वो फिर से 2 फिजिकल, एंड यहाँ पर पढ़ेंगे केमिकल, ठीक है। तो 2 प्रॉपर्टीज में हम लोग और पढ़ेंगे। और इस प्रॉपर्टी के अंदर देखिए, प्रॉपर्टी ऑफ हेडिंग डालिएगा जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ, सॉरी, हेडिंग डालिएगा जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। हेडिंग डालिएगा जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। उसमें
पहली हेडिंग फिर से डालिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड, पूरी हेडिंग डालिए, उसके अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड ये हम लोग पढ़ेंगे, और दूसरी हेडिंग हम लोग ये पढ़ेंगे। और ये जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी है ना, इसको मैं कवर करवा दूंगा आपको इसमें, D+ और D- ग्लूकोज और फ्रक्टोज, इसी में मैं इसको कवर करवा दूंगा, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। तो अभी फिलहाल हम लोग सिर्फ दो यहाँ से प्रॉपर्टी लेकर के चलेंगे। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, फिर उसके अंदर एक पहली हेडिंग डालिए क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड। यहाँ पे लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड, इसको हम लोग पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड में जनरली आपको इसके रूल्स पढ़ने हैं कि किस तरीके से जो मोनोसैकेराइड्स यहाँ पे कुछ लिखे गए हैं, जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं उनका नाम कैसे रखा जाता है, उनका फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है। तो इस बेसिस पर इसके 2-3 और खास करके 3 रूल बनाए गए हैं जो आप लोगों को पढ़ने हैं, जहाँ से एग्जाम में आता है। तो मैं 3 रूल बताऊंगा। सबसे पहला रूल है नेम ऑफ मोनोसैकेराइड्स आर यूजुअली एंड विद ओज, OSE ओज से एंड होता है। दैट इज ऑफ 2 टाइप, फर्स्ट एल्डिहाइड प्लस ओज, अगर उस किसी भी कार्बोहाइड्रेट के अंदर CHO ग्रुप यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप हो तो क्या होगा, एल्डिहाइड प्लस ओज हो जाएगा, दैट इज नोन एज एल्डोज। एंड कीटोन प्लस ओज करेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ सीधे सीधे कीटोज, क्योंकि जगह कम है तो आप लिख लीजिएगा आगे। उसी तरीके से कीटोन प्लस ओज इक्वल टू कीटोज हो जाएगा। तो कोई भी कार्बोहाइड्रेट रहेगा उसके नाम के लास्ट में अगर आप देखेंगे तो जनरली ओज 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 कर करके बना होता है। अभी मैं आपको आगे नाम दिखाने वाला हूँ। जिसमें से अगर एल्डिहाइड रहेगा तो उसको एल्डोज बोलेंगे और कीटोन रहेगा तो कीटोज बोलेंगे। दूसरे रूल में जो कार्बन एटम उसके अंदर होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर ढेर सारे कार्बन एटम होते हैं और 3 से ज़्यादा होते हैं, क्योंकि 1 कार्बन और 2 कार्बन का तो कार्बोहाइड्रेट बनता ही नहीं है। कार्बोहाइड्रेट शुरू होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड से, जो कि 3 कार्बन का होता है। यहाँ पे 3 कार्बन से शुरू ही होता है, तो इसका मतलब इसमें कार्बन की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। तो कार्बन की संख्या को, कार्बन की चेन को एक ग्रीक प्रीफिक्स से डिनोट किया जाता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम इंडिकेटेड बाय सम ग्रीक प्रीफिक्स। फॉर एग्जांपल अगर 3 रहेगा तो 3 को तो इस फॉर्मेट से, इस नाम के हिसाब से, क्योंकि एल्डिहाइड है और एल्डिहाइड में 3 कार्बन वाला है तो एल्डोट्राईओज हो जाएगा, एल्डोट्राईओज, क्योंकि लास्ट में हमको ओज लगाना है और है एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड के लिए लगाएंगे एल्डो, और कार्बन कितना है 3, तो 3 के लिए लगाएंगे ट्राई, तो एल्डोट्राईओज। उसी तरीके से अगर 4 रहेगा तो एल्डोटेट्रो, टेट्रो मीन्स होता है टेट्रा मीन्स होता है 4, तो टेट्रा प्लस ओज करेंगे तो टेट्रोज हो जाएगा, तो एल्डोटेट्रोज। उसी तरीके से अगर हम लोग कीटोन में करेंगे तो कीटोटेट्रोज। ध्यान दीजिएगा, कीटोन का 3 कार्बन का नहीं बनता है, सीधे 4 से स्टार्ट होता है, 4 कार्बन से स्टार्ट होता है, तो कीटोटेट्रोज हो जाएगा। 5 कार्बन में अगर आप देखेंगे तो 5 कार्बन में एल्डो पेंटोज हो जाएगा और कीटो पेंटोज हो जाएगा। इस तरीके से इसका नाम होगा, जनरल नाम। अगर इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आप देखेंगे तो 3 कार्बन है तो C3H6O3 हो जाएगा। ये फार्मूला आपको इस तरह से रटने की ज़रूरत नहीं है, आप कुछ मत करिए, H2O ले लीजिए, H2O में आप मल्टीप्लाई करते जाइए। 3 कार्बन का आप ले रहे हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे देख लीजिए 3 2 6 और 3 1 3, ये देखिए आ गया। अगर आप यहाँ पे 4 ले रहे हैं तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 2 8 और ऑक्सीजन हो जाएगा 4। फिर अगर 5 ले रहे हैं तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 2 10 हाइड्रोजन, 5 में ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ऑक्सीजन। इस तरीके से इसका आराम से निकल करके आता हुआ चला जाएगा। तो आपको फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, और वाटर में आप बस उसी का मल्टीप्लाई करते हुए चले जाइए जितने का कार्बन यहाँ पे आपको दिया गया है। तो इस तरीके से इसका बन जाएगा आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसका अब देखिए ग्रीक प्रीफिक्स वाला जो नाम होता है वो यहाँ पे लिखा गया है। जैसे आप देखेंगे तो C3H6O3 यानी कि 3 कार्बन वाले का नाम होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड, भी इसका नाम होता है। उसी तरीके से C4 वाले का एरिथ्रोज, अभी देखिए ये आप कहेंगे ये क्या लिखा हुआ है,
एरिथ्रोज या थ्रियोज होता है। दोनों नाम, दोनों ही मॉलिक्यूल, दोनों ही कंपाउंड के फॉर्मूले C4H8O4 ही होता है। कब एरिथ्रोज होगा कब थ्रियोज होगा मैं आगे चल करके क्लियर करूँगा। उसी तरीके से कीटोज में भी ये सेम फार्मूला रहेगा, C4H8O4 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर कीटोज होने की वजह से नाम थोड़ा डिफरेंट तो होना चाहिए ना, तो डिफरेंट करने के लिए इसी एरिथ्रोज में एरिथ्रोलोज कर देंगे। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे एरिथ्रोज है, ओज है, और यहाँ पे एरिथ्रोलोज कर देंगे, ERYTHRULOS कर देंगे, एरिथ्रोलोज। उसी तरीके से थ्रियोज है तो थ्रियोज का नहीं बनेगा, यहाँ पे एरिथ्रोलोज एक ही बनेगा। आगे बढ़ते हैं C5 वाले में। 5 कार्बन का अगर देखें तो 5 कार्बन का जैसे एर्बिनोज हो जाएगा, जाइलोज हो जाएगा, एक और इसी में नाम है राइबोज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा। वैसे अगर हम लोग कीटोन में आएंगे तो कीटोन में 5 कार्बन वाले का जाइलुलोज हो जाएगा, लू लग जाएगा, लू। तो जाइलोज है तो जाइलुलोज हो जाएगा। अभी मैं एक बता रहा था आपको, राइबोज है तो राइबोलोज हो जाएगा। तो लास्ट उसमें ऊ बीच में लगा देते हैं, ऊ करके जाइलोज है तो जाइलुलोज, राइबोज है तो राइबोलोज, इस तरीके से करके हम लोग बना देते हैं। अभी एक कार्बन का इसमें बचा हुआ 6 कार्बन का, तो मैं 6 कार्बन का भी यहाँ पे लिख देता हूँ। अभी इसको मिटा करके फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो 5 तक मैंने लिखवा दिया। अब कार्बन के जहाँ पर मैंने कार्बन लिखा था अभी यहाँ पे, तो कार्बन के नीचे लिखिएगा 6, यानी कि कार्बन की संख्या, नंबर ऑफ कार्बन 6। यहाँ पर लिखा था एल्डोज, तो एल्डोज के नीचे लिखिएगा, क्योंकि 6 है तो 6 का जो एल्डोज बनता है उसका नाम होता है एल्डो। क्योंकि 6 को हम लोग हेक्सा बोलते हैं, तो इसमें हेक्स जोड़ देंगे, एल्डो हेक्स में फिर ओज जोड़ देंगे लास्ट में, क्योंकि आप जानते हैं कि लास्ट में एक प्रीफिक्स लगाया जाता है, ग्रीक प्रीफिक्स लगाया जाता है, ओज, OSE। तो कुल मिलाकर के हो जाएगा एल्डो हेक्सोज, ठीक है, एल्डो हेक्सोज। कीटोज के नीचे लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पे 6 कार्बन है तो हो जाएगा कीटो हेक्सोज, तो एल्डो हेक्सोज, कीटो हेक्सोज। अगर आप इसका फॉर्मूला देखेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो क्योंकि 6 कार्बन है तो 6 कार्बन तो लिखेंगे ही दोनों में, इसके बाद H2O में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा H2O होता है, मीन्स हाइड्रोजन हो जाएगा 12 एंड ऑक्सीजन हो जाएगा 6। तो ये हो जाएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कीटोज के नीचे भी हो जाएगा, ठीक है। अब इन सभी का अगर मैं नाम आपको बताऊं तो आप जानते हैं C6H12O6 का तो एक नाम होता है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है ग्लूकोज का। लेकिन सिर्फ ग्लूकोज का ही नहीं, हेक्सोज में भी ना कई कार्बोहाइड्रेट आते हैं। थोड़ा सा उसका जो उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो थोड़ी डिफरेंट जब हम लोग कर देते हैं, तो अलग अलग तरह के सेम इतने ही कार्बन, इतने ही हाइड्रोजन, इतने ही ऑक्सीजन को मिला करके डिफरेंट तरीके के कंपाउंड्स बनाए जाते हैं, जिसमें से एक तो ग्लूकोज बनता है, दूसरा मैनोज बनता है, और तीसरा गैलेक्टोज बनता है। और इसी तरीके से हम लोग चाहें तो और भी बना सकते हैं। फिलहाल आप 3 का नाम याद रखेंगे, ग्लूकोज, मैनोज और गैलेक्टोज, ग्लूकोज, मैनोज और गैलेक्टोज। और कीटोज में अगर मैं बात करूं तो कीटोज में ही 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन को मिला करके फ्रक्टोज बनता है, क्योंकि आप जानते हैं कीटोज में C ग्रुप होता है, कीटो ग्रुप होता है, तो फ्रक्टोज बनता है और सार्बोज बनता है। सार्बोज को आप याद रखिएगा, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। तो फ्रक्टोज को आप लोग जानते हैं, सार्बोज भी बनता है इसी मॉलिक्यूलर फार्मूला से। तो ये कुछ मेन यहाँ पे आपके कंपाउंड थे, और मैंने बोला था कि 3 से 6 तक मैं बताऊँगा, तो 6 तक मैंने बता दिया। अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा डी शुगर एंड नेक्स्ट पॉइंट डालिएगा, पॉइंट 3, डी शुगर एंड एल शुगर। तो सबसे पहले इसको लिखने से पहले आप एक और हेडिंग डालिए, एक और हेडिंग डालिए, इसी के अंदर आपने अगर नाम डाल दिया, पहले आप लिखिए पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 में लिखिए डी शुगर एंड एल शुगर, ठीक है। अभी इन दोनों को मैं समझाऊंगा, उसके पहले आप ये उसी के अंदर एक और हेडिंग डालिए, कायरल कार्बन, हेडिंग डालिए कायरल कार्बन, और उसमें लिखिए, क्योंकि इसको समझने से पहले आपको कायरल कार्बन की समझ होना जरूरी है। अगर आप कायरल कार्बन नहीं समझते हैं, आपको नहीं पता है, तो आप ये नहीं समझ पाएंगे। तो कायरल कार्बन हेडिंग डाल करके उसमें लिखेगा द कार्बन विच इज अटैच्ड विद 4 डिफरेंट ग्रुप, लिखिए द कार्बन
which is attached with 4 different group are called chiral carbon। फिर से मैं एक बार बोल दे रहा हूँ, द कार्बन विच इज अटैच्ड विद 4 different group are called chiral carbon। ठीक है, सिंपल भाषा में बोले तो ऐसा कार्बन, किसी भी बड़े से कंपाउंड के अंदर ढेर सारे कार्बन 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 दिखाई दे रहे हैं, तो किसी भी बड़े से कंपाउंड के अंदर ऐसा वाला कार्बन, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो उसके जो चारों तरफ 4 बॉन्ड हैं वो अलग अलग तरह के ग्रुप से जुड़े हुए हों, कोई 2 सिमिलर ग्रुप ना हो, कोई 2 सिमिलर एलिमेंट ना जुड़ा हो, कोई 2 सिमिलर स्पीशीज ना जुड़ा हो, तब उस कार्बन को बोलते हैं कायरल कार्बन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कायरल कार्बन की बात करूं तो आप जैसे पहले वाले कार्बन को देखिए, पहले वाले तो एक ही ग्रुप है, दूसरे वाले कार्बन को देखिए, इस वाले आप कार्बन को देखिए। इस कार्बन को अगर आप देखेंगे तो इधर CHO ग्रुप जुड़ा है, इस साइड हाइड्रोजन है, इस साइड OH ग्रुप है, और इस साइड नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो एक ही बड़ा सा ग्रुप है। मीन्स चारों ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट हैं, तो ये कार्बन भी कायरल कार्बन होगा। इस कार्बन को अगर आप देखेंगे तो एक तरफ OH है, एक तरफ H है, एक तरफ ये वाला बड़ा सा ग्रुप है और एक तरफ ये वाला बड़ा सा ग्रुप है, तो ये भी कायरल कार्बन है। उसी तरीके से इसके भी चारों तरफ डिफरेंट डिफरेंट, ये भी कायरल कार्बन है। इसके भी चारों तरफ डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप हैं, ये भी कायरल कार्बन है। ठीक है, तो बीच वाले यहाँ पे आप देखेंगे सभी के सभी कायरल कार्बन है, क्योंकि सभी का जो चारों ग्रुप है, चारों बॉन्ड है, वो अलग अलग ग्रुप से जुड़ा हुआ है, अलग अलग स्पीशीज से जुड़ा हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट। तो इसमें आपको कायरल कार्बन में किस वाले कार्बन को लेना है, तो मैं आपको बता दूं, डी शुगर और एल शुगर को डिफरेंशिएट करने के लिए अब आप हेडिंग डालिएगा उसमें डी शुगर, सिर्फ डी शुगर हेडिंग डालिएगा और उसमें लिखिएगा द कायरल कार्बन इन कार्बोहाइड्रेट्स विच इज फारदेस्ट फ्रॉम द एल्डिहाइड ग्रुप। फिर से लिखिएगा द कायरल कार्बन विच इज फारदेस्ट फ्रॉम द एल्डिहाइड ग्रुप, या कार्बोनिल ग्रुप लिख दीजिए, कार्बोनिल ग्रुप। मीन्स ऐसा वाला कायरल कार्बन हमको खोजना है जो एल्डिहाइड या कार्बोनिल ग्रुप, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है इस वाले कंपाउंड में ये वाला कार्बोनिल ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, इस वाले में ये वाला कार्बोनिल ग्रुप या एल्डिहाइड ग्रुप है। आप जानते हैं CHO एल्डिहाइड ग्रुप होता है, COO कीटो ग्रुप होता है। तो इससे सबसे जो फारदेस्ट, फारदेस्ट का मतलब होता है FARTHEST, सबसे दूर वाला कायरल कार्बन। तो इससे अगर आप सबसे दूर वाला देखेंगे तो सबसे पहले ये पड़ेगा, फिर ये पड़ेगा, फिर ये पड़ेगा, फिर ये पड़ेगा। तो सबसे दूर वाला कायरल कार्बन कौन माना जाएगा? ये वाला जो कायरल कार्बन होगा इसमें सबसे दूर होगा। इसमें जो सबसे दूर कायरल कार्बन होगा वो ये वाला होगा। ठीक है, तो जो सबसे फारदेस्ट, जो सबसे दूर वाला कायरल कार्बन होगा वहीं पे कुछ गड़बड़ी होगी, वहीं पे कुछ ऐसा कमाल होगा कि एक बार डी शुगर बन जाएगा, एक बार एल शुगर बन जाएगा। तो डी शुगर बना करके आप जो भी मैं डेफिनेशन बताया हूँ उसको लिख करके उसके नीचे ये छाप दीजिए, ये वाली स्ट्रक्चर डी ग्लूकोज वाली, ये मैंने ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाई है, ग्लूकोज में मैंने डी ग्लूकोज बनाया है। ठीक है, ग्लूकोज में मैंने डी ग्लूकोज बनाया है। तो डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर ये होती है, इसको आप लोग उसके नीचे छाप लीजिए। इसमें मैं बताता हूँ कि इस वाले कार्बन में अगर आप देखेंगे तो OH ग्रुप आप देख रहे हैं राइट में है, OH ग्रुप कहाँ पे है? राइट में है। तो इसको बोलते हैं डी ग्लूकोज। डी ग्लूकोज का मतलब होता है, डी का मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज। तो इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं डी, क्योंकि डेक्स्ट्रो रोटेटरी बहुत भारी वर्ड है, बड़ा सा है, तो पूरा हम लोग नहीं लिखते हैं। केमिस्ट्री में लिखा जाता है डी ग्लूकोज मीन्स डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और एल को लिखा जाता है लियो रोटेटरी ग्लूकोज। ठीक है, तो डी ग्लूकोज इसके नीचे लिख लीजिएगा। फिर आप हेडिंग डालिए एल ग्लूकोज, सॉरी एल शुगर हेडिंग डालिए। इसके अंदर भी लिखिए द कार्बोहाइड्रेट्स इन विच कायरल कार्बन आर फारदेस्ट फ्रॉम एल्डिहाइड ग्रुप इज कॉल्ड एल शुगर। आप बोलेंगे सर दोनों डेफिनेशन तो सेम हो गई, मैं अभी बता रहा हूँ। ठीक है, इसको लिख करके और इसके बाद आप ये वाली जो मैं अभी डेफिनेशन, दोनों की डेफिनेशन आप देखेंगे सेम है। अभी मैं बता रहा हूँ कहाँ दिक्कत आ रही है, तो इसकी डेफिनेशन भी लिख करके, दोनों की डेफिनेशन सेम है, इसकी भी डेफिनेशन लिख करके उसके नीचे ये वाला फिगर बना लीजिए।
इस वाले फिगर में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस वाले फिगर में आपको OH ग्रुप इसमें राइट में दिख रहा था, इसमें आपको लेफ्ट में दिखेगा, इस साइड दिखेगा, लेफ्ट में दिखेगा, ठीक है, मेरे से तो लेफ्ट है तो लेफ्ट में दिखेगा, तो OH ग्रुप इस साइड दिख रहा है, तो इसलिए इसका नाम हो गया एल ग्लूकोज, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर में आप देख रहे थे इधर था, इसकी स्ट्रक्चर में इधर था। अब आप बोलेंगे कि सर ये क्या हुआ, इसमें ये हुआ, सोचिए सिर्फ OH के इधर से उधर जाने पर ही इसका पूरा नाम ही चेंज हो गया, समझ रहे हैं। तो स्ट्रक्चर में थोड़ा थोड़ा हम लोग डिफरेंस जब रखेंगे तो अपने आप सेम स्ट्रक्चर से ही अलग अलग तरह के कार्बोहाइड्रेट बनते हुए चले जाएंगे। इसमें से ग्लूकोज हो गया, मैनोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, एक ही देखिए फार्मूले से बना हुआ है, ठीक है। और इसमें बस थोड़ा सा हम लोग इधर का उधर कर क्या कर दिए कि डी ग्लूकोज से एल ग्लूकोज यहाँ पे बन गया, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा एल ग्लूकोज, जो कि यहाँ पे चेंज आएगा। एक और मैं इसमें बात ऐड ऑन कर दूँ, आप नोट डाल करके लिख दीजिएगा कि ये जो डी शुगर और एल शुगर होते हैं ये ग्लूकोज में ये कीटोन में नहीं होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज, बार बार ग्लूकोज आ रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड वाले कार्बोहाइड्रेट में ही, यानी कि एल्डोज में ही डी और एल बनता है, कीटोज में नहीं बनता है। तो आप नीचे नोट डाल करके लिखिएगा, डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन अकर्स इन ओनली एल्डोज कार्बोहाइड्रेट, मीन्स जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ हो उसमें डी और एल बनता है। आप समझ गए। तो इतनी बात ये हो गई डी शुगर और एल शुगर। तो ये मैं आपको पढ़ा रहा था क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड, ये पूरा का कंप्लीट हो गया। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड्स में मैंने आपको 3 पॉइंट बता दिए, 3 पॉइंट में से मैंने 2 आपको पहले ही बता दिया। अभी जो तीसरा पॉइंट था ये था डी शुगर और एल शुगर, किस तरीके से हम लोग इसका नामकरण करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग को क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड में ये नहीं पढ़ना है कि कितने टाइप के मोनोसैकेराइड होते हैं, बेसिकली ये पढ़ना है कि जितने टाइप के मोनोसैकेराइड होते हैं उसमें नाम वगैरह रखने का क्या रूल है। तो अभी तक जो मैंने बताया सब देखिए नाम पे बेस्ड ही बताया है। तो इतनी बातें आप पढ़ लेंगे। एक बात और मैं ऐड कर दूं कि इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड में आप अपने प्रीवियस ईयर में देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन मतलब ना के बराबर उम्मीद है कि आएगा। गलती से अगर पूछ लिया गया तो आएगा, अदरवाइज यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है। क्वेश्चन आपका आएगा यहाँ से आएगा, और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आएगा वो यहाँ से आएगा। और एक और जो मैं प्रॉपर्टीज में पढ़ाया हूँ, सॉरी ओपन चेन स्ट्रक्चर में जो मैं पढ़ाया हूँ, ओपन चेन स्ट्रक्चर में 100% आएगा, जो मैंने आपको 5 पॉइंट करवाए हैं ग्लूकोज के, ठीक है। तो वो आप लोग तैयार कर लेंगे। अब हम लोग आते हैं इरिथ्रो क्या होता है और डाई स्टीरियोमर्स क्या होते हैं। इसमें आप लोग एक और हेडिंग डालिएगा, इरिथ्रो एंड थ्रियो एंड डाई स्टीरियोमर्स, 3 इसकी हेडिंग है। इरिथ्रो कॉमा लगा करके लिखिएगा, थ्रियो THREO एंड डाई स्टीरियोमर्स, ये पूरी हेडिंग आप डालिएगा। मैं इसमें 3 पार्ट को समझाने जा रहा हूँ अभी। इरिथ्रो, थ्रियो और डाई स्टीरियोमर्स क्या होते हैं। तो चलिए अब समझते हैं इरिथ्रो, थ्रियो एंड डाई स्टीरियोमर्स क्या होते हैं। और इसी में एक और टर्म ऐड कर दे रहा हूँ, इनैंसियोमर्स, ठीक है। सब एक दूसरे से क्लोज हैं। अभी मैं चारों को डिफरेंट कर रहा हूँ कि चारों का क्या मतलब है बेसिकली, ठीक है। पहले हम लोग समझते हैं, पहले मैं आपको कुछ एक एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ। अगर मैं कुछ इस तरीके से कोई एक कार्बोहाइड्रेट बनाऊँ, मैं छोटा सा लेता हूँ अभी समझाने के लिए आपको, ठीक है। यहाँ पे मैं लगा दूँ CHO ग्रुप, यहाँ पे मैं लगा दूँ C, यहाँ पे मैं लगा दूँ C, और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ CHOH, ठीक है, CH2OH मैं यहाँ पे लगा देता हूँ ताकि इसका 4 बॉन्ड बैलेंस हो जाए, एक इधर 2 इधर और एक इसके साथ 4 हो जाएगा। और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ HOH, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं लगा दूँ, और इसके बाद अगर मैं लिखूँ यहाँ पे सेम इसी को बस थोड़ा सा अलग अंदाज में अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर, और इस बार मैं OH को इधर कर दूँ, H को इधर कर दूँ, OH को इधर कर दूँ, H को इधर कर दूँ, तो आप बताइए कुछ आपको डिफरेंस दिख रहा है। मैं 2 यहाँ पर एग्जाम्पल आपके सामने रखा हूँ, ये यहाँ पे एग्जाम्पल है, ठीक है, ये यहाँ पे एग्जाम्पल है। तो इन दोनों एग्जाम्पल में आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा है। तो आपको डिफरेंस दिख रहा होगा कि इसके जो कायरल कार्बन्स हैं वो जनरली अलग अलग है ना। मीन्स एक बार
ये डी फॉर्म में है। आप जानते हैं कि जब OH ग्रुप राइट में होता है तब उसको बोलते हैं डी शुगर। अभी मैं आपको पीछे पढ़ा के आ रहा हूँ। जब OH ग्रुप लेफ्ट में होता है तब उसको हम लोग बोलते हैं एल शुगर। तो इसको मैं बोल देता हूँ क्योंकि इसका शुगर ना होकर के इसका नाम है एरिथ्रो, तो अभी मैं इसका नाम लिख देता हूँ एल एरिथ्रो। ठीक है, एल एरिथ्रो। क्या मैं कोई गलती कर रहा हूँ तो बताइएगा, अगर मैं कोई गलती कर रहा हूँ तो बताइएगा। डी एरिथ्रो, बोलिए क्या गलत है ये? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसका दूसरा पार्ट 3U। ठीक है, समझिए पहले तो ये बात डी एरिथ्रो और एल एरिथ्रो आपको समझ में आ गया। अब दूसरा टर्म आप समझिए, इनएंशियोमर समझिए। इनएंशियोमर एक्चुअल में क्या है? तो ये जो दोनों पेयर है ना, आप देख रहे सेम कंपाउंड है, सेम यही चीज यहाँ पर भी लिखी गई है, बस एक बार लेफ्ट में है तो एक बार राइट में है। तो ये जो डी और एल, यानी कि राइट में रहेगा तो डी, लेफ्ट में रहेगा तो एल, तो ये जो डी और एल का कॉम्बिनेशन होता है ना, डी और एल का जो पेयर होता है, डी शुगर और एल शुगर का जो पेयर होता है, एक जो जोड़ा होता है, इस जोड़े को, एक जो दूल्हा दुल्हन होते हैं डी और एल वाले, इसे बोलते हैं, इस तरह के कपल, इस तरह के पेयर को बोलते हैं इनएंशियोमर। एक बार फिर से समझिएगा, ये बस समझने वाली बात है, लिखने वाली बात नहीं है। बस आपके दिमाग में होना चाहिए कि एक डी और एक एल के पेयर को बोलते हैं इनएंशियोमर। एक डी और एक एल के पेयर को बोलते हैं इनएंशियोमर। एक और टर्म आप समझिए, डाई स्टीरियोमर्स क्या है? देखिए स्टीरियोमर क्या होता है, तो स्टीरियोमर बेसिकली जो इस तरह के स्ट्रक्चर वाले होते हैं ना, मीन्स से जितना कार्बन इसमें उतना कार्बन इसमें, जितना हाइड्रोजन इसमें उतना हाइड्रोजन इसमें, जितना ऑक्सीजन इसमें उतना ऑक्सीजन इसमें, तो इस तरह के कंपाउंड को बोलते हैं एक दूसरे का स्टीरियोमर। अब इसके आगे लगा है डाई, तो डाई स्टीरियोमर का मतलब क्या है? डाई स्टीरियोमर का मतलब क्या है? तो डाई का मतलब होता है दो। तो जब दो स्टीरियोमर हों, लेकिन वो या तो एरिथ्रो वाले हों, या तो एरिथ्रो वाले दो स्टीरियोमर हों, या 3U वाले दो स्टीरियोमर हों, तो इसी के आगे लगा देंगे एरिथ्रो डाई स्टीरियोमर्स। और इसी यही अगर 3U रहेगा, D3O और L3O रहेगा, तब उसको बोलेंगे 3U डाई स्टीरियोमर। तो पूरी हेडिंग आप लिखिएगा, यहाँ पे जब हेडिंग डालिएगा तो लिखिएगा एरिथ्रो डाई स्टीरियोमर। बेसिकली डाई स्टीरियोमर कुछ अलग से नहीं है, इसी दोनों पेयर को ही हम लोग बोलते हैं डाई स्टीरियोमर भी, इसी दोनों पेयर को ही हम लोग बोलते हैं इनएंशियोमर भी। इनएंशियोमर कब बोलते हैं? जब डी और एल का पेयर हो, और डाई स्टीरियोमर तब बोलते हैं जब यहाँ पे कोई जरूरी नहीं कि डी और एल हो। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी किसी भी तरीके का कॉम्बिनेशन बना दूं, अपनी मन से इधर इधर उधर OH कर दूं, डी और एल ना हो, तब भी उसको डाई स्टीरियोमर बोला जाएगा। बस इतना सा फर्क है। इनएंशियोमर में डी और एल होना जरूरी है, डाई स्टीरियोमर के पेयर में डी और एल होना जरूरी नहीं है। बस सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, तब उसको बोलते हैं डाई स्टीरियोमर्स। आपको बस बात समझ में आ गई? तो क्योंकि एरिथ्रो वाले दो स्टीरियोमर्स हैं, इसीलिए इसके आगे आप लगा देंगे एरिथ्रो डाई स्टीरियोमर्स, मीन्स दो। ये बात क्लियर होगी? तो दो टर्म आपके क्लियर हो गए, इनएंशियोमर और डाई स्टीरियोमर। अभी आप एरिथ्रो को समझिए। एरिथ्रो आपको याद आ रहा होगा, जब अभी मैं आपको कार्बन की चेन पढ़ा रहा था, दूसरे वाले पॉइंट में आपको इस क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड में दूसरा वाला पॉइंट देखिए, जब मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें जहाँ मैंने लिखा है 4 कार्बन, तो 4 कार्बन का जब मैं नोमेनक्लेचर करवा रहा था, तो आपको याद होगा कि ग्रीक सफिक्स लगाना था, ग्रीक सफिक्स उसमें लगाना था। तो उसमें मैंने बोला था एरिथ्रो एल्डोज वाले में लगाने के लिए, और 3O मैंने बोला था कीटोज वाले में लगाने के लिए। तो अगर आप उसमें जाकर के देखेंगे ध्यान से, तो द पेयर ऑफ इनएंशियोमर्स विद सिमिलर ग्रुप्स, पहली बात तो आप यहाँ पे लिखिएगा, दिस टाइप ऑफ नोमेनक्लेचर आर यूज्ड इन ओनली एल्डोटेट्रोज। ठीक है, ओनली एल्डोटेट्रोज में ही इस तरह के इनएंशियोमर्स, इस तरह का नोमेनक्लेचर किया जाता है। अगर आपको याद होगा तो जाकर के आप 4 वाले कार्बन में देखिए, आपको दिखेगा। तो कीटोज वाले में आप देखेंगे तो कीटोज वाले में मैंने इसी का नाम चेंज कर दिया था, एरिथ्रोलोज करवा दिया था। अगर आप
कीटोज वाले में ही देखेंगे तो थ्रियो को मैंने बोला था अगर थ्रियोलोज का अगर बनेगा भी तो बनाएंगे थ्रियोलोज बनाएंगे, इस तरीके से ऊ लगा देते थे। तो कीटोज वाले में आप देख रहे हैं नाम चेंज हो जा रहा है, तो इसीलिए इरिथ्रोलोज हो गया या थ्रियोलोज हो गया, इस तरीके का जो नोमेनक्लेचर था वो सिर्फ और सिर्फ एल्डोज में ही बन रहा था, ओ वाला, ऊ वाला नहीं। तो ओ वाले को हमको लेना है और ओ वाला सिर्फ किस में आता है, एल्डोटेट्रोज में आता है। एल्डो का मतलब जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप हो, ना कि यहाँ पे सी डबल बॉन्ड हो यानी कि कीटोन ग्रुप हो। कीटोन ग्रुप होना नहीं चाहिए, ये जरूरी है कि एल्डिहाइड ग्रुप ही हो। तो एल्डो ग्रुप हो, एल्डिहाइड ग्रुप हो। दूसरी बात टेट्रो, टेट्रा का मतलब होता है कि 4 कार्बन वाला हो, 1 2 3 4, मैंने इसीलिए 4 लिया यहाँ पे, बहुत ही सिंपल वाला छोटा वाला लिया है, 1 2 3 4, 4 वाला मैंने लिया है। टेट्रोज होना चाहिए, तभी जा करके उसका नाम हम लोग इरिथ्रो रख सकते हैं या थ्रियो रख सकते हैं, अदरवाइज नहीं रख सकते हैं। तो ये चीज़ आप नाम, ये चीज़ आप लिख लीजिएगा, ये लिख करके आप यहाँ पे हेडिंग डालिएगा इरिथ्रो डाइस्टेरियोमर। उसके बाद आप ये डेफिनेशन इसके लिखिए। डेफिनेशन में क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। द पेयर ऑफ इनैंसियोमर्स यानी कि ये दोनों इनैंसियोमर्स विद सिमिलर ग्रुप्स, यानी कि सिमिलर ग्रुप आप देख रहे हैं, जितना ग्रुप इसमें है उतना ही ग्रुप इसमें है, दोनों ही इनैंसियोमर में सेम टू सेम है, लेकिन ऑन द सेम साइड ऑफ द कार्बन चेन। लेकिन इसमें जो ग्रुप है OH ग्रुप और हाइड्रोजन ग्रुप, ये सेम साइड यानी कि एक ही तरफ है। मीन्स OH है तो एक ही तरफ है, H है तो एक ही तरफ है, OH है तो एक ही तरफ है, भले लेफ्ट में राइट वो उससे नहीं मतलब एक तरफ होना चाहिए। इधर दोनों OH हैं, दोनों H इधर है, दोनों OH इधर हैं, दोनों H उधर है। तो इस तरह के केस में ऑन द सेम साइड, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अभी यहीं पे डिफरेंट आएगा थ्रियो वाले में। तो ऑन द सेम साइड ऑफ द कार्बन चेन, कार्बन की ये जो चेन बन रही है कार्बन चेन के सेम साइड में हो, दोनों OH या तो इधर हो, तो इस केस में इसको बोला जाएगा इरिथ्रो इनैंसियोमर्स। आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा आप एग्जांपल देखिए थ्रियो वाला। अगर मैं इन्हीं दोनों कंपाउंड को कुछ इस तरीके से बनाऊं, मैं यहाँ पर बनाता हूँ। अगर मैं इन्हीं दोनों कंपाउंड्स को मैं थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा, आप समझिएगा, या मैं यहाँ बना देता हूँ, दोनों को मैं यहाँ पर बना देता हूँ। तो अगर मैं उन्हीं दोनों कंपाउंड्स को अगर मैं इस तरीके से बनाऊं 4, और यहाँ पर मैं अगर कर दूँ CH2OH, और अगर मैं ऐसे लिखूँ HOH, और इधर मैं कर दूँ OH और इधर मैं कर दूँ H, फिर मैं एक बनाऊँ यहाँ पर CH2 ग्रुप, और यहाँ पर कार्बन 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 CH2OH, और यहाँ पर अगर मैं कर दूँ OH H, और इधर मैं कर दूँ H, और इधर मैं कर दूँ OH। ठीक है, वैसे मैंने D और L को थोड़ा सा उल्टा कर दिया, ठीक, कोई बात नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर आप कायरल कार्बन को देखेंगे, दोनों को ही देखिए, किसी को भी D बोल सकते हैं, किसी को भी L बोल सकते हैं। वैसे फारदेस्ट अगर आप देखेंगे CHO ग्रुप से अगर आप देखेंगे, सबसे दूर वाला ये वाला है जिसको हम D और L बोलते हैं। तो इसमें अगर OH ग्रुप इस साइड होता तो मैंने L को पहले बना दिया है, कोई दिक्कत नहीं, L थ्रियो, और इसको आप बोल लीजिए LD3। क्यों ये मैंने इसको L बोला है, क्यों इसको D बोला है, क्योंकि मैं थोड़ा सा पहले उल्टा बना दिया हूँ। इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे D और L हम लोग किसके बेसिस पे डिफाइन करते हैं, तो D और L हम लोग इस बेसिस पे डिफाइन करते हैं कि ये जो ग्रुप होगा वो ग्रुप से सबसे फारदेस्ट, सबसे दूर वाला कायरल कार्बन हम लोग देखते हैं। तो इससे सबसे दूर वाला कायरल कार्बन ये है, और ये कार्बन पे आप देख रहे हैं OH ग्रुप कहाँ है, लेफ्ट में है, और जब लेफ्ट में रहेगा तो L3O, और राइट में रहेगा तो D3O होता है। अभी मैं आपको वहाँ पे बता रहा था। ठीक है, यहाँ पे देखिए राइट में था तो D3O, और ये देखिए लेफ्ट में था तो L3O हो गया था, L इरिथ्रो हो गया था, यहाँ पे इरिथ्रो और यहाँ पे 3 हो गया था। तो इस बेसिस पे हम लोग इसका L3O और D3O बोलेंगे। लेकिन डिफरेंस कहाँ आया, अगर आप ये दोनों स्ट्रक्चर एक बार देखिए, ये दोनों स्ट्रक्चर एक बार देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि इस वाले में दोनों हाइड्रोजन से एक साइड थे, दोनों OH एक साइड थे, दोनों OH एक साइड थे, दोनों H एक साइड थे। लेकिन यहाँ पर एक H है तो एक OH है, एक OH है तो एक H है। ये जो बड़ी सी कार्बन चेन है, इस कार्बन चेन के दोनों तरफ दोनों अलग अलग डिफरेंट ग्रुप है। एक OH है तो एक H है, एक OH है तो एक H है, एक H है तो एक OH है। तो इस डेफिनेशन में आप थ्रियो डाइस्टेरियोमर, पूरी इसकी हेडिंग डालिए,
थ्रियो डाइस्टेरियोमर, और इसमें आप लिखिएगा द पेयर ऑफ इनेंशियोमर्स, सेम डेफिनेशन आप लिखेंगे, द पेयर ऑफ इनेंशियोमर्स विद सिमिलर ग्रुप, लेकिन ऑन द सेम साइड नहीं लिखेंगे, लिखेंगे ऑन द अपोजिट साइड। फिर से लिखिएगा द पेयर ऑफ इनेंशियोमर्स विद द सिमिलर ग्रुप ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द कार्बन चेन इज कॉल्ड, यहाँ पे लिख दीजिएगा थ्रियो इनेंशियोमर। बस यहाँ पे सेम साइड की जगह पे अपोजिट साइड कर देंगे, है ना। यानी कि जो सिमिलर ग्रुप्स होते हैं वो अपोजिट में होते हैं, ना कि सेम। यानी कि जो सिमिलर ग्रुप है OH ग्रुप यहाँ पर है तो OH ग्रुप यहाँ पर है, बताइए अपोजिट हुआ कि नहीं, अपोजिट हो गया। OH ग्रुप यहाँ पर है, OH ग्रुप यहाँ पर है, अपोजिट हुआ कि नहीं, अपोजिट हो गया। H यहाँ पर है, H यहाँ पर है, बोलिए अपोजिट हुआ कि नहीं, अपोजिट हो गया, उल्टा हो गया, इधर उधर चले गए। H यहाँ पर है, H यहाँ पर है, बोलिए अपोजिट हुआ कि नहीं हुआ, अपोजिट हो गया, ठीक है। तो जब अपोजिट साइड में हो जाएंगे तब बोला जाएगा थ्रियो इनेंशियोमर्स, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इरिथ्रो और थ्रियो आपको समझ में आ गया होगा। ये अगर आप डेफिनेशन लिख लिए हैं तो डेफिनेशन लिखने के बाद उसके नीचे आप एग्जाम्पल डाल करके ये दोनों बना लीजिए। आप ये जो मैं क्रॉस लगाया हुआ ये मत बनाइएगा, बस आप इसका एग्जाम्पल लिख करके यहाँ पे L3O, इसको D3O बना लीजिए, या D को पहले लिख लीजिए, L को बाद में लिख लीजिए। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं आता हूँ नेक्स्ट टॉपिक पर। अब हेडिंग डालिए D प्लस ग्लूकोज, D प्लस ग्लूकोज आप लोग हेडिंग डालिए। इसमें हम लोग दो तरह की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था प्रॉपर्टी वाले में कि प्रॉपर्टीज वाले हम लोग दो तरह की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो पहली हेडिंग आप उसमें डालिएगा D प्लस ग्लूकोज में फिजिकल प्रॉपर्टी। अगर आपको D प्लस ग्लूकोज देखना है कि कहाँ होता है, चखना है कि कैसा होता है, तो ये मैं बता दूँ स्वीट इन टेस्ट होता है, मीठा होता है, और जनरली आप देखेंगे तो फलों में फ्रक्टोज पाया जाता है फलों के मीठेपन के लिए, लेकिन D प्लस ग्लूकोज भी कई फलों में पाया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप ग्रेप्स खाते हैं तो ग्रेप्स में जो मीठापन होता है वो जनरली D प्लस ग्लूकोज की वजह से होता है, D प्लस ग्लूकोज उसमें भी होता है। हनी आप खा करके देखिए, हनी का जो मीठापन होता है जिसको आप शहद बोलते हैं, उसका भी मीठापन D प्लस ग्लूकोज की वजह से होता है। अगर आपको D प्लस ग्लूकोज खाना है तो आप शहद खाइए, ग्रेप्स खाइए, इन सभी में आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके अगर आप फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे तो सब पाँच छः फिजिकल प्रॉपर्टी में बहुत इंपॉर्टेंट लिखवा रहा हूँ, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। हालांकि D प्लस ग्लूकोज के फिजिकल प्रॉपर्टी से मतलब ये भी ना के बराबर है क्वेश्चन, मतलब पगला के पूछ लिया तभी पूछेगा, नहीं तो समझ जाइए यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है। क्वेश्चन अभी आएगा D प्लस ग्लूकोज के केमिकल प्रॉपर्टी से, और इसका हर एक रिएक्शन पूछा जाएगा जो मैं आज करवाने वाला हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ वही करवाऊँगा जो एग्ज़ाम में आएगा। एक्स्ट्रा अगर मैं करवाऊँगा तो बहुत सारे रिएक्शन हैं, लेकिन मैं बहुत छाँट करके वही रिएक्शंस करवाऊँगा जो आपके एग्ज़ाम में आएगा भी केमिकल प्रॉपर्टी में। फिजिकल प्रॉपर्टी में पहला पॉइंट आप याद रखेंगे कि ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। D प्लस ग्लूकोज कुछ नहीं है, एक सफ़ेद कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 146 डिग्री सेल्सियस होता है। सॉल्युबल इन वाटर होता है, वाटर में आसानी से घुल जाता है। लेस सॉल्युबल इन एल्कोहल होता है, एल्कोहल में जल्दी नहीं घुलता, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है तब जाकर ये घुलता है। एंड ईथर में इनसॉल्युबल होता है, ईथर में घुलता ही नहीं है, और ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो अब देखते हैं D प्लस ग्लूकोज की केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में हम लोग को कुल मिला के लगभग 6 से 7 रिएक्शन पढ़ने हैं, तो बैक टू बैक फटाफट से हम लोग रिएक्शन करते जाते हैं, क्योंकि रिएक्शन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा हम लोग स्पीड बढ़ा करके भी चलेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला रिएक्शन आप लिखिएगा। देखिए इसमें अगर आप ग्लूकोज को देखेंगे तो ग्लूकोज की जो स्ट्रक्चर होती है, पहले मैं बना दूँ तब आपको समझ में आएगा। तो ग्लूकोज होता है, ये ग्लूकोज आप जानते हैं एल्डिहाइड वाला होता है, यानी कि एल्डोज होता है, मीन्स इसके पास रहेगा CHO ग्रुप, इसके पास रहेगा CHO ग्रुप, और एक कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, और ये हो गया छठवें कार्बन पर होता है CH2OH, छठवें कार्बन पर होता है CH2OH। पहले वाले में आप लिखिएगा H और OH, ठीक है, मैं सभी में पहले बना देता हूँ, ठीक है, HOH, फिर इसको घुमा दीजिएगा OHH, फिर घुमा दीजिएगा HOH, और फिर इसी को सेम टू सेम लिख लीजिएगा HOH। तो ये पूरी इसकी स्ट्रक्चर होती है, ये होता है D प्लस ग्लूकोज, ठीक है, D प्लस ग्लूकोज ये होता है, ठीक है।
ये D प्लस ग्लूकोज होता है। अभी मैं बार बार ये स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगा, इसी में रिएक्शन कर करके आपको दिखाता हुआ चला जाऊंगा। तो ये होती है स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर में आप देखेंगे तो 2-3 वजह से इसमें रिएक्शन होता है। पहली वजह इसमें होती है, खास करके 2 वजह आपको याद रखनी है। पहला रीजन होता है इस पूरे के पूरे ग्लूकोज में रिएक्शन होने का। अगर आपको याद होगा, अगर आप लोग मेरा वीडियो शुरू से देख रहे होंगे, शुरू मीन्स जब ईयर वाइज चलता था पहले, जब मैं केमिस्ट्री पढ़ाता था, जो मेरे बहुत पुराने वीडियोज हैं, तो उसमें मैंने बार बार बताया है कि रिएक्शन हमेशा वहीं से स्टार्ट होता है, खास करके जहाँ पर ऑक्सीजन होता है, क्योंकि ऑक्सीजन एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अगर आपको याद होगा तो पहले सेमेस्टर में मैंने आपको पढ़ाया था, पिछले सेमेस्टर में, कि ऑक्सीजन द मोस्ट ब्यूटीफुल एलिमेंट ऑफ आवर पीरियोडिक टेबल, यानी कि हमारे पीरियोडिक टेबल की खूबसूरतियों में से दूसरे नंबर की खूबसूरती है ऑक्सीजन। अगर आपको याद होगा मैंने ट्रिक बताया था फ़ोन वाला, फ़ोन कॉल वाला, तो मैंने आपको बताया था, ये देखिए फ़ोन कॉल, एक बार मैं फिर से आपको याद दिला दे रहा हूँ, और इसी के इक्वल होता है क्लोरीन। तो ये होता है एक ट्रिक फ़ोन कॉल वाला, जिसमें सबसे ज़्यादा खूबसूरत फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के इक्वल ही होता है क्लोरीन। तो इसमें आप देखते हैं दूसरे नंबर की खूबसूरती है पूरे पीरियोडिक टेबल की हमारी ऑक्सीजन। तो इसलिए खूबसूरती का मतलब मेरा होता है हमेशा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में सबसे पहले आता है फ्लोरीन, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है ऑक्सीजन। तो आप देख रहे हैं दूसरे नंबर पे है, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है इसके पास कुछ तो पावर होगी, और जब पावर होगी तो जाहिर सी बात है ये रिएक्शन करवाने में सक्षम होगा, यानी कि रिएक्शन धड़ाधड़ करवाएगा। तो 2 वजह हो सकती है इसकी। पहला, ऑक्सीजन कहाँ पे है, CHO ग्रुप में, तो इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन होगा तो उसका एक रीजन ये भी होगा CHO ग्रुप का होना, क्योंकि इसके पास CHO ग्रुप है, तो इसलिए यहाँ पर रिएक्शन होगा। दूसरा रीजन होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें OH ग्रुप भी मौजूद है, तो OH ग्रुप की वजह से भी रिएक्शन होता है कई बार, CHO ग्रुप की वजह से, OH ग्रुप की वजह से। 2 वजह हम लोग खास करके इसमें पढ़ेंगे, CHO ग्रुप की वजह से एंड OH ग्रुप की वजह से, यानी कि ड्यू टू CHO यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप, एंड ड्यू टू हाइड्रोक्सी ग्रुप, ठीक है। तो ड्यू टू हाइड्रोक्सी ग्रुप एंड ड्यू टू एल्डिहाइड ग्रुप। तो पहला पॉइंट आप ये पॉइंट इसमें डालिएगा, रिएक्शन ड्यू टू एल्डिहाइड ग्रुप। इसमें आप पहला रिएक्शन पढ़ेंगे, मैं पहला आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, रिएक्शन विद HCN यानी कि हाइड्रोजन साइनाइड। और जब मैं आपको पढ़ा रहा था ओपन चेन स्ट्रक्चर, उसमें जो मैंने आपको 4 से 5, खास करके 5 पॉइंट जो मैंने आपको लिखवाए हैं, उसमें से जा कर के देखिए तीसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट में मैंने सेम रिएक्शन को लिखवाया हुआ है वर्ड में, वही रिएक्शन आप सीधे सीधे यहाँ पे छाप लीजिए, ये हेडिंग डाल करके वही वाला तीसरा वाला पॉइंट इसके अंदर छाप लीजिए। उसमें मैंने लिखवाया है कि जब हम लोग हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन करवाते हैं तो ग्लूकोज क्या बनाता है, साइनोहाइड्रिन बनाता है, या इसका पूरा नाम होता है ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बनाता है, जिससे हमको पता चलता है कि ग्लूकोज के पास कौन सा ग्रुप है, ग्लूकोज के पास मैंने उसमें लिखवाया है कार्बोनिल ग्रुप है ना, जिससे हमको ये पता चलता है कार्बोनिल ग्रुप के बारे में, यानी कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, कि ग्लूकोज के पास कार्बोनिल ग्रुप यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप भी होता है, ये बात पता चलती है इस वाले रिएक्शन से। तो चलिए ये बात पता करते क्या सही में, तो क्योंकि हेडिंग ही पड़ गई है एल्डिहाइड ग्रुप की वजह से, तो ऑब्वियस सी बात है, अभी आप समझ गए होंगे। तो इसका हम लोग रिएक्शन जब करवाएंगे HCN से, ये देखिए HCN मैंने लिख दिया, इसका जब आप रिएक्शन करवाएंगे तो आप जानते हैं HCN में हाइड्रोजन H+ में ब्रेक हो जाता है, और ये जो CN यानी कि साइनाइड है, ये साइनाइड आयन यानी कि CN- में ब्रेक हो जाता है। और अभी मैंने बताया कि 2 वजह से रिएक्शन होता है, एल्डिहाइड ग्रुप की वजह से और OH ग्रुप की वजह से। तो अभी हम लोग एल्डिहाइड ग्रुप का पढ़ रहे हैं, तो एल्डिहाइड ग्रुप पे आते हैं। और वैसे भी आप जानते हैं, अगर आपको पॉइंट याद रहेगा तो आपको पता होगा कि हाइड्रोजन साइनाइड से हमको ये पता चलता है कि उसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप होता है, यानी कि या तो कीटोन होता है या तो एल्डिहाइड होता है। तो रिएक्शन पक्का यहीं पे होने वाला है। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा इस तरीके से लिख दूँ तो क्या आपको कोई नाराज़गी मुझसे? अगर मैं CHO ग्रुप को ऐसे कुछ लिख दूँ, इधर मैं चलिए एक ही साइड लिखता हूँ ताकि रिएक्शन दिखाने में मुझे आसानी हो। इधर हाइड्रोजन में लिख देता हूँ और इधर मैं डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन लिख देता हूँ।
बताइए क्या कोई आपत्ति है आपको अगर मैं इस तरह से CHO ग्रुप को लिख दूं? कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप फिर से याद करिए जो मैं हमेशा आपको सिखाता आ रहा हूँ शुरू से केमिस्ट्री में, कि रिएक्शन वहीं से स्टार्ट होगा जहाँ पे ऑक्सीजन हो, और ख़ास करके वो वाला ऑक्सीजन जहाँ पर ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो। तो आप देख रहे हैं डबल बॉन्ड से यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो ऑक्सीजन की खूबसूरती आपको पता ही है क्या करता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड तोड़ता है कार्बन को परेशान करने के लिए, और जब तोड़ता है तो तोड़ करके अपने ऊपर उठाता है, और जैसे ही उठाता है तो ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है। एक बॉन्ड यहाँ से तोड़ लिया और उठा लिया तो ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा एक नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसने ले लिया बॉन्ड को। जो लेता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, जो देता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो क्योंकि इसने बॉन्ड को यहाँ से तोड़ करके उठा लिया तो इसलिए इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब ध्यान से देखिए अब क्या होगा। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, तो आपको दिख रहा होगा कि हाइड्रोजन के पास है प्लस चार्ज और ऑक्सीजन के पास है नेगेटिव चार्ज। तो ऑक्सीजन सोचता है कि इस नेगेटिव चार्ज को किस तरह से बैलेंस करें। तो कार्बन के पास मान लो पॉजिटिव चार्ज है, इसके साथ तो पहले से था ही डबल बॉन्ड में, ये सोचता है कुछ नए रिश्ते बनाए जाएं। तो ये जब बाहर की तरफ देखता है तो बगल में इसका पड़ोसी दिखाई देता है हाइड्रोजन प्लस, तुरंत इसको क्या करेगा, ये अट्रैक्ट कर लेता है। ऑब्वियस सी बात है, इसकी पावर ज़्यादा है, इसको अट्रैक्ट कर लेगा तो यहाँ पे बना लेगा। अब देखिए ध्यान से क्या बनेगा, तो यहाँ पे C, और C से यहाँ पे बन जाएगा OH। क्या बन जाएगा, H यहाँ पर आकर के जुड़ जाएगा तो यहाँ पे बन जाएगा OH। यहाँ पे बन जाएगा आपका OH। और ध्यान से देखिएगा, एक कार्बन हो गया ना, 1 2 3 4 5, और ये हो गया यहाँ पे छठवें पे CH2OH। ठीक है, CH2OH हो गया, और यहाँ पर एक H पहले से था, और यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है, अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अब ऑक्सीजन का काम तो चल गया, ऑक्सीजन का काम चल गया, हाइड्रोजन को जोड़ लिया, ऑक्सीजन का काम चल गया। लेकिन यहाँ पे भी जो पॉजिटिव चार्ज है इसको कैसे कार्बन बैलेंस करे। तो कार्बन देखता है चलो मैं भी अपने इसके वाले पड़ोसी से रिश्ता बना लेता हूँ। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस वाले नेगेटिव से बैलेंस होता है, यानी कि वाला जो नेगेटिव चार्ज है इस पर अटैक कर देगा और कहेगा चलो मैं तुम्हारा प्लस बैलेंस करता हूँ। तो ये क्या करेगा, इसको जो भिखारी बना दिया था ऑक्सीजन ना, तो इसको बोलता है मेरे पास इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। ये साइनाइड जाकर के इसकी हेल्प करता है, और यहाँ पर साइनाइड जुड़ जाता है, यहाँ पर साइनाइड जुड़ जाता है। तो इसका प्लस चार्ज बैलेंस हो गया, इसका माइनस चार्ज बैलेंस हो गया, और बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल सेम रहेंगी। यानी कि H इधर रहेगा, OH इधर रहेगा, फिर OH इधर रहेगा, H इधर रहेगा, फिर से H इधर रहेगा, OH इधर रहेगा, और फिर से H इधर रहेगा और OH इधर रहेगा। इस तरीके से बन जाता है, और इसी का नाम हो जाता है ग्लूकोज साइनोहाइड्रेट। ग्लूकोज साइनोहाइड्रेट। तो आप बताइए क्या इसमें क्या कोई बहुत बड़ा रिएक्शन था क्या? साइनो में आप Y के बाद E लगा लीजिएगा, E में बार बार भूल जाता हूँ, साइनोहाइड्रेट होता है तो E हो जाएगा। तो सिंपल सा रिएक्शन था, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ क्योंकि पहला रिएक्शन है। अब अभी इस तरीके से हम लोग इतने रिएक्शन करेंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। ये रहा अपना ग्लूकोज। ग्लूकोज में CHO को मैंने थोड़ा अलग फॉर्म में लिखा, पहले डबल बॉन्ड में। डबल बॉन्ड जब तोड़ करके ऑक्सीजन उठाएगा तो ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इसके बाद जैसे हम लोग इसमें क्योंकि HCl से रिएक्शन करवा रहे हैं तो HCl को इसका पड़ोसी बना देंगे। तो HCl जब भी ब्रेक होता है तो दो पार्ट में ब्रेक होता है, H+ और Cl- में। तो ये ऑक्सीजन का जब पड़ोसी H+ बन गया तो प्लस और माइनस में अट्रैक्शन होगा, आपको मैंने पढ़ाया था पिछले सेमेस्टर में। जब प्लस माइनस में अट्रैक्शन होगा तो O और H मिलकर के बन जाएंगे OH, और यहाँ पर H बेचारा पहले से पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे कार्बन फिर से देख रहे हैं आप, यहाँ पे प्लस चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये दोनों पड़ोसी जब आपस में देखेंगे तो फिर से प्लस माइनस और फिर से अट्रैक्शन होगा, तो यहाँ पे Cn आकर के जुड़ जाएगा कार्बन के साथ। तो इस तरीके की कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगी, और इसे ही बोलते हैं ग्लूकोज साइनोहाइड्रेट। और क्योंकि आप देखे हैं कि CHO ग्रुप पर अभी अटैक हुआ है, CHO ग्रुप का नामो निशान मिट गया है, यहाँ से CHO कहीं दिख ही नहीं रहा, ऑक्सीजन OH में बदल गया, हाइड्रोजन बेचारा अकेला हो गया, तनहा हो गया, और एक नया ग्रुप आकर के इस पर हावी हो गया, साइनाइड आयन, साइनाइड ग्रुप। तो इसलिए इससे ये बात पता चलती है कि पक्का इसके पास CHO ग्रुप यानी कि कार्बोनिल ग्रुप मौजूद था, प्रेजेंस था। तो इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए रिएक्शन था। तो ये रिएक्शन आप लोग फटाक से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब मैं आता हूँ दूसरे रिएक्शन पर। दूसरे रिएक्शन का नाम होगा रिडक्शन।
रिडक्शन में हम लोग दो तरह का रिएक्शन पढ़ेंगे। अब आप लोग पॉइंट खोल करके देखिए, जो मैंने पॉइंट्स लिखवाए हैं आपको ओपन चेन स्ट्रक्चर यानी कि वीडियो के एकदम बिल्कुल शुरू में जो मैंने आपको पॉइंट्स लिखवाए हैं उसमें आप देखिए जो मैंने रिडक्शन वाला पॉइंट लिखवाया है, अरे यार मैंने तो इसको मिटा दिया, पूरा नहीं मिटाना था, कोई बात नहीं। तो रिडक्शन वाले में आप खोल करके देखिए मैंने आपको क्या लिखवाया है, सेम वही पॉइंट उसी पॉइंट पे जितना मैंने लिखवाया सब कुछ आप यहाँ पर छाप दीजिए। तो रिडक्शन वाला पॉइंट आप लोग लिख लिए होंगे और उसमें मैंने आपको लिखवाया था कि इससे किस चीज़ का आइडेंटिफिकेशन होता है, तो 6 कार्बन चेन का आइडेंटिफिकेशन होता है। कैसे फिर मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो इससे पता चलेगा कि कार्बन के पास 6 कार्बन ग्लूकोज के पास 6 कार्बन की चेन होती है। इससे दो चीज़ें बनेंगी, ग्लूसीटॉल एंड एनहेक्सिन बनेगा। तो मैं दो तरह का रिएक्शन आपको करके दिखाता हूँ। इसमें आप देखेंगे तो 2-3 चीज़ों की प्रेजेंस में आप इसका रिडक्शन करवा सकते हैं। सबसे पहले तो समझिए रिडक्शन का मतलब क्या होता है। रिडक्शन मीन्स होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन मीन्स होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हमको कुछ नहीं करना, हमको बस एक काम करना है कि इस ग्लूकोज में एक्स्ट्रा हाइड्रोजन ला करके ऐड कर देना है, ना ही इसमें से कुछ निकालना है ना ही कुछ और काम करना है, बस एक्स्ट्रा हाइड्रोजन ऐड करेंगे। एक्स्ट्रा हाइड्रोजन ऐड करने से हो सकता है कि वाटर बन जाए, क्योंकि आप जानते हैं इसके पास ऑक्सीजन है और जहाँ पर ऑक्सीजन रहेगी उसको आप अगर H2 दे देंगे तो वो H2O बना लेगा, यानी कि वाटर बना सकता है। तो ये बस वाटर हो सकता है निकले, बाकी आपको क्या करना है हाइड्रोजन एक्स्ट्रा ला ला करके इसमें ऐड करना है और सीधे सीधे बोले तो ऑक्सीजन को रिमूव करना है। ऑक्सीजन को हटाना, ऑक्सीजन को ला करके ऐड करना, इसे ही बोलते हैं रिडक्शन। और ऑक्सीजन को ऐड करना, हाइड्रोजन को रिमूव करना बोलते हैं ऑक्सीडेशन। अभी मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा। तो रिडक्शन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें 2-3 तरीके से होता है। एक तो सबसे पहला आप इसमें ले सकते हैं, सोडियम ले लीजिए एंड पैलेडियम ले लीजिए। तो इसकी प्रेजेंस, पैलेडियम और कार्बन ले लीजिए, तो इसकी प्रेजेंस में भी आप रिएक्शन करवा सकते हैं। दूसरा आप इसमें सोडियम के साथ BH4 ले लीजिए तो एंड वाटर ले लीजिए, इसके साथ भी रिएक्शन करवा सकते हैं। एंड तीसरा इसमें आप ले सकते हैं सोडियम के साथ Hg ले लीजिए, पारा ले लीजिए और इसके साथ भी वाटर ले लीजिए, तो इसके साथ भी रिएक्शन करवा सकते हैं। तीनों में से कोई भी आप एक चीज़ लेकर के इससे आप रिएक्शन करवाएंगे तो तीनों से ही यहाँ पर रिडक्शन होता है, मीन्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। चलिए करके देखते हैं। अगर आप तीनों में से कोई भी एक लेकर के इसका रिएक्शन करवाएंगे तो फिर से मैं एक बार इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखना चाहूँगा CHO को। तो आप जानते हैं यहाँ पर H ग्रुप और यहाँ पर आप जानते हैं डबल बॉन्ड से रहता है ऑक्सीजन, ठीक है। तो अभी आप पढ़ रहे हैं रिएक्शन ड्यू टू एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पर है, मीन्स अटैक यहाँ पर पहले होगा। जब यहाँ पर पहले अटैक होगा तो यहाँ से सेम वही बात, ऑक्सीजन जो छेड़छाड़ हमेशा करता रहता है, मीन्स इस बॉन्ड को तोड़ करके अपने ऊपर जब उठा लेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव, कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव। जैसे ही नेगेटिव पॉजिटिव आएगा तो यहाँ से हाइड्रोजन ऐसे फ्लो हो रहा है, ले जाओ जितना मन करे उतना हाइड्रोजन ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ, क्योंकि रिडक्शन मीन्स होता है कोई ऐसी चीज़ रख देना जो हाइड्रोजन ऐसे पैदा करती जा रही है, ले जाओ जितना हाइड्रोजन चाहिए उतना ले जाओ। तो हाइड्रोजन इधर से आएगा तो इसको क्या कर देगा, बैलेंस कर देगा, यानी कि यहाँ पे कर देगा OH और यहाँ पर भी इसको ये जो मतलब दोनों जगह पे हाइड्रोजन ला करके जोड़ देगा तो ये बन जाएगा। आप ध्यान से देखिएगा, एक कार्बन, दो कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और ये हो जाएगा 6 कार्बन, ठीक है। मैं सब जगह पे कर लेता हूँ पहले। और यहाँ पर होता है CH2O, CH2OH। फिर यहाँ पर होता है HOH, OHH, HOH एंड HOH। ये होता है, यहाँ पे भी बनेगा ग्लूसीटॉल बनेगा। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्योंकि मैंने बोला यहाँ से सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन निकलेगा, तो एक हाइड्रोजन ऐसा निकलेगा जो भिखारी वाला होगा, मीन्स उसका एक हाइड्रोजन छीन चुका होगा, यानी कि H+ जब निकलेगा तो H+ आकर के यहाँ पे जुड़ जाएगा और जैसे ही आकर के यहाँ पे जुड़ेगा वैसे ही आप देखेंगे कि ये हो जाएगा OH। अभी सिर्फ O था, अभी हो जाएगा OH।
एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऑलरेडी जुड़ा हुआ है और आप जानते हैं अभी कार्बन का सिर्फ यहाँ पे 3 बॉन्ड कंप्लीट है। एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड इसको और कंप्लीट करना है और यहाँ से जितने भी ग्रुप हैं सब के सब सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन पैदा कर रहे हैं, जिस वजह से एक हाइड्रोजन और यहाँ पर आकर के ऐड होकर के इसका 4 बॉन्ड कंप्लीट कर देगा और जैसे ही 4 बॉन्ड कंप्लीट कर देगा ये बोल सकते हैं आप CH2, क्योंकि 2 बार H आ गया ना, तो CH2OH यही चीज़ यहाँ पर भी बन जाएगी। इसे बोलते हैं ग्लूसीटॉल। तो ये हो गया एक रिडक्शन छाप लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो पहला प्रोडक्ट यहाँ पे आपका ग्लूसीटॉल बनने वाला था वो बन गया। अभी इसी चीज़ को मैं अगर रिडक्शन करवाऊँ हीलियम आयोडाइड से, तब देखिए क्या होगा। तो अब हम लोग चल रहे हैं हीलियम आयोडाइड से रिएक्शन करवाने फास्फोरस की प्रेजेंस में। तो यहाँ से अगर मैं हटा दूँ और सेम इसी की जगह पे एक रिएजेंट लूँ जो रिएक्शन करवाए, HI ले लूँ, है ना, HI ले लूँ जो इसका रिडक्शन करवा दे और फास्फोरस की प्रेजेंस में अगर इसको मैं गर्म कर दूँ तो ये थोड़ा ज़्यादा खतरनाक होता है। हीलियम आयोडाइड फास्फोरस की प्रेजेंस में ज़्यादा खतरनाक होता है, मीन्स ये और ज़्यादा हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है। जब और ज़्यादा हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा तो आप देखेंगे जितना यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, जितने ऑक्सीजन्स दिख रहे हैं सारे के सारे ऑक्सीजन रिमूव हो जाएंगे और रिमूव होकर के देखिए क्या बन जाएगा। मीन्स यहाँ पे जहाँ जहाँ ऑक्सीजन आपको दिख रहा है सब जगह से रिमूव कर दीजिए, सब जगह से ऑक्सीजन को रिमूव कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए। अब देखिए क्या आपके पास बचा, जितने ऑक्सीजन थे सभी को दो दो हाइड्रोजन इधर से दे करके सबका बना देगा, यहाँ पे वाटर बनाता जाएगा, सबका बना देगा वाटर। और सबका वाटर बना करके जितने भी ऑक्सीजन अभी यहाँ पे आपको दिख रहे थे सभी ऑक्सीजन को ख़त्म कर देगा और हाइड्रोजन से बैलेंस कर देगा। तो अभी जहाँ पर आपको दिख रहा है अगर कोई अनबैलेंस है तो बैलेंस कर दीजिए। मीन्स यहाँ पे देखिए CH3 हो जाएगा, इसका चारों कार्बन बैलेंस है, चारों बैलेंस है, बैलेंस है, बैलेंस है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये भी CH3 हो जाएगा, ये भी बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे CH2 और एक है ना, इसको मिटा करके आप CH3 कर सकते हैं। यहाँ पे आप CH3 कर दीजिए, सिंपल सा। तो यहाँ पर CH3 हो जाएगा और इसको भी आप चाहें तो CH3 ले सकते हैं। तो ये देखिए कुछ नहीं करता है ये रिएक्शन और आसान। मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ हाइड्रोजन आयोडाइड यानी कि HI और फास्फोरस की प्रेजेंस में लिख करके जहाँ जहाँ मुझे ऑक्सीजन अभी दिख रहा था सब जगह से मैंने ऑक्सीजन को हटाया और हटा करके वहाँ पे सिंपल सा जो बचा उसी को मैंने यहाँ पे छाप दिया और कुछ नहीं किया। ये हो गया एक तगड़ा वाला रिडक्शन, यानी कि सारे ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया। तो यहाँ पे ये जो बना है इसका नाम ग्लूसीटॉल नहीं है, इसका नाम हो जाता है अभी यहाँ पर N-हेक्सेन। इसका नाम हो जाता है N-हेक्सेन। इससे भी यही बात पता चलती है कि ये 6 कार्बन की चेन है, क्योंकि आप देख रहे हैं सभी कार्बन में से ऑक्सीजन को इसने रिमूव कर दिया है। अब आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पर। अब आप तीसरा रिएक्शन देखिए, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे 3 लिख लीजिए। तीसरा ऑक्सीडेशन देखिए, तीसरा रिएक्शन देखिए ऑक्सीडेशन। इसमें भी 2 तरीके का हम लोग ऑक्सीडेशन करेंगे। पहला तो सीधा सीधा ब्रोमीन वाटर से ऑक्सीडेशन करेंगे, दूसरा फिर अभी हम लोग टॉलिन रिएजेंट और फेरिक सॉल्यूशन से करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग ब्रोमीन वाटर का देखिए, यहाँ पे लिख लीजिएगा ब्रोमीन वाटर यानी कि Br2 और H2O। Br2 H2O की प्रेजेंस में जब रिएक्शन इसका होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो इससे सबसे पहली बात तो बनेगा डीग्लूकोनिक एसिड बनेगा, यानी कि यहाँ पर जो बनेगा यहाँ पे लिख लीजिएगा डीग्लूकोनिक एसिड। दूसरी बात ये होगी कि इससे क्या पता चलेगा, तो इससे भी वही बात पता चलेगी कि इसके पास भी 6 कार्बन की चेन है, लेकिन एक स्ट्रेट लाइन में है। आप लोग जा करके देखिए ओपन चेन स्ट्रक्चर का पॉइंट नंबर 5, उसमें मैंने ऑक्सीडेशन लिखवाया, पॉइंट नंबर 4 में मैंने रिडक्शन लिखवाया, जो भी मैंने पिछला रिएक्शन करवाया। तो ये पॉइंट आप लोग जा करके सेम पॉइंट को इसमें आप लोग लिख लीजिएगा, पॉइंट नंबर 5 वाला। अभी मैं इसको करवा के दिखाता हूँ। तो अभी आप देख रहे हैं कि हम लोग को एल्डिहाइड ग्रुप पे रिएक्शन करवाना है। तो जैसे ही एल्डिहाइड ग्रुप पर रिएक्शन आप करवाएंगे, देखिए ऑक्सीडेशन का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि ऑक्सीडेशन मीन्स होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन जाएगा और ऑक्सीजन आएगा, या फिर सिर्फ ऑक्सीजन आएगा
तब भी ऑक्सीडेशन कहा जाएगा। तो देखिए इसमें क्या होगा, इसमें मैंने बोला कि रिएक्शन हमेशा कहाँ होगा, जहाँ पे C डबल बॉन्ड O होगा। C डबल बॉन्ड O आपको दिख रहा है, तो इसमें बस एक ही काम करिए कि A वाले बॉन्ड को तोड़ करके ऑक्सीजन को दे दीजिए, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत चालाक है, ऑक्सीजन बॉन्ड को तोड़ करके ले लेता है। जैसे ही बॉन्ड को तोड़ करके लेगा, इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पर देखिए ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीडेशन जो रिएजेंट होते हैं, जो ऑक्सीडेशन करवाते हैं, उनको मैं बता दूं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं वो उनके पास ऑक्सीजन का भंडार होता है, वो ऑक्सीजन ऐसे पैदा करते जाते हैं। जैसे रिड्यूसिंग एजेंट जितने होते हैं उनके पास हाइड्रोजन का भंडार होता है, वो हाइड्रोजन पैदा करते जाते हैं। उसी तरीके से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं उनके पास ऑक्सीजन का भंडार होता है। तो यहाँ से ऑक्सीजन पैदा कर रहा है। ब्रोमीन की प्रेजेंस में वाटर हमेशा यहाँ से ऑक्सीजन पैदा करेगा। तो यहाँ से जब ऑक्सीजन निकल करके आएगा तो वो देखेगा यहाँ पर तो प्लस चार्ज मुझको दिखाई दे रहा है, वो देखेगा यहाँ पर तो मुझको प्लस चार्ज दिखाई दे रहा है। तो यहाँ का जो वाटर का ये जो H+ को छोड़ दीजिए, ऑक्सीजन को लीजिए, ठीक है। चलिए इसको छोड़िए, ऑक्सीजन को लीजिए। ऑक्सीजन जब यहाँ पे देखेगा तो ऑक्सीजन आप जानते हैं होता है नेगेटिव चार्ज में, ये तुरंत आकर के अटैक कर देगा इस कार्बन के ऊपर। जैसे ही अटैक कर देगा तो यहाँ पे आप देखेंगे आकर के ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, मीन्स कार्बन से आकर के जुड़ जाएगा। पहले तो ऑक्सीजन क्या जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन आकर के जुड़ जाएगा। और जैसे ही यहाँ पर कार्बन से ऑक्सीजन आकर के जुड़ेगा तो आप जानते हैं ऑक्सीजन कितने बॉन्ड से जुड़ता है, डबल बॉन्ड से जुड़ता है। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड से जुड़ता है, डबल बॉन्ड से जुड़ता है। अब आप देखेंगे तो एक बॉन्ड मान लीजिए यहाँ से तोड़ लिया था, तो एक बॉन्ड यहाँ पे हाइड्रोजन वाला हो गया, ये वाला जो हाइड्रोजन वाला यहाँ पे था, और एक बॉन्ड यहाँ पे ऑक्सीजन वाला यहाँ पे हो गया। तो अभी आप देखेंगे 4 बॉन्ड इसका बैलेंस हो गया। लेकिन आप जानते हैं क्या ऑक्सीजन कभी सिंगल बॉन्ड से रहता है क्या, ऑक्सीजन कभी सिंगल बॉन्ड यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रहेगा, यहाँ पे नहीं रहेगा। तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन अगेन सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन रह ही नहीं सकता, हमेशा उसको डबल बॉन्ड चाहिए। तो ये क्या करता है, अगेन यहाँ पे जब डालने की कोशिश करता है डबल बॉन्ड, तो ये कार्बन कहता है अभी नहीं, अब कुछ नहीं हो पाएगा, एक ऑक्सीजन पीछे से आके जुड़ गया है। तो जब कुछ नहीं हो पाएगा तो ये क्या करता है, फिर अटैक कर देता है इस वाले हाइड्रोजन के ऊपर, और इसको बोलते हैं तुम तोड़ के भाग के आ जाओ। कार्बन के भी बुद्धि बोल करते हैं। तो ये क्या करेगा, यहाँ से इसको तोड़ देगा, बॉन्ड को तोड़ देगा, और इस बॉन्ड को तोड़ करके आ जाता है और यहाँ पे आकर के जुड़ जाता है OH से, ठीक है, OH से। सॉरी, अब यहाँ पे 5 बॉन्ड हो जा रहा था, यहाँ पे आप देख रहे थे 5 बॉन्ड हो जाए, 2 यहाँ 2 यहाँ और एक यहाँ, 5 बॉन्ड हो जा रहा था। और कार्बन कभी 5 बॉन्ड बनाएगा नहीं, कार्बन कभी 5 बॉन्ड बनाएगा नहीं। तो क्या करेगा, कार्बन बेचारा परेशान है, क्या करे। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो क्या करता है, इस वाले हाइड्रोजन को तोड़ देता है, इस यहाँ का जो बॉन्ड था उसको तोड़ देता है, और तोड़ करके हाइड्रोजन को मिला लेता है अपने साथ। तो यहाँ का ऑक्सीजन का ये जो माइनस चार्ज था ये भी बैलेंस हो जाता है, और यहाँ पर एक बॉन्ड भी ब्रेक होकर कार्बन का 4 बॉन्ड बैलेंस भी हो जाता है। तो यहाँ पर बन जाता है C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर OH बन जाता है, मीन्स COOH। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसी ग्रुप को, तब आपको समझ में आ जाएगा ये क्या बन रहा है, COOH बन जाता है। और ये किसका ग्रुप है, तो एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप का मतलब होता है एसिड वाला ग्रुप है। एसिड वाला ग्रुप मीन्स इसका यहाँ पे कोई एसिड बनेगी और उस एसिड का नाम होगा डी ग्लूकोनिक एसिड, क्योंकि ग्लूकोज से बन रही है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा आप डी ग्लूकोनिक एसिड। रिएक्शन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब समझते हैं फेहलिंग सॉल्यूशन, बेंडिक्ट सॉल्यूशन या फिर टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्शन करवाएंगे, ऑक्सीडेशन करवाएंगे, तो किस तरीके से ये ऑक्सीडाइज होगा। इसको आप 4th रिएक्शन बोल लीजिए या ऑक्सीडेशन का ही दूसरा पार्ट बोल लीजिए, ठीक है। इसमें आप देखेंगे तो रेड PPT बनेगा, प्रेसिपिटेट, रेड प्रेसिपिटेट ऑफ Cu2O, Q+ ऑक्साइड, ठीक है, Cu2O बनेगा। एंड इससे भी वही बात पता चलेगी, इसी का आइडेंटिफिकेशन होगा 6 कार्बन चेन इन स्ट्रेट लाइन। इसमें देखिए किस तरीके से रिएक्शन होगा। तो अगर मैं पहले 2 को लेता हूँ, दोनों सेम ही होता है, फेलिंग सॉल्यूशन या फिर बेंडिक्ट सॉल्यूशन। तो ये होता है Cu2 और ये यहाँ पर OH का 5 होता है और इसी के साथ जुड़ा होता है Na। कुछ इस तरीके से ये होता है, यानी कि 2 कॉपर होते हैं, 5 हाइड्रोक्साइड होता है और 1 Na होता है। 2 कॉपर, 5 OH और 1 Na होता है।
अब अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो पहले तो ये दो पार्ट में ब्रेक होगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा Na+। और यहाँ पे आप देखिए कॉपर को भी अगर आप ब्रेक करेंगे तो क्योंकि ये दो कॉपर है और एक कॉपर के ऊपर यहाँ पे आएगा, ये दो में कन्वर्ट है, ये ऊपरी हो जाएगा, यानी कि 2+ चार्ज में ये जनरेट होगा। यानी कि एक कॉपर 1+ चार्ज में भी होता है, 2+ चार्ज में भी होता है। तो यहाँ पे अभी फिलहाल ये 2+ चार्ज में है, 2+ चार्ज में यहाँ पे है, ठीक है। तो अब यहाँ से ये जो Cu2 है, ये Cu2 क्योंकि ये प्लस चार्ज वाला है तो ये अटैक, क्योंकि इसके पास अभी मैंने बताया कि इसके पास 2+ चार्ज है, अभी 2+ चार्ज से अटैक करेगा यहाँ पर इस वाले ऑक्सीजन पर, क्योंकि इस वाले ऑक्सीजन की चाल आप जानते हैं एक ही चाल होती है, इस वाले बॉन्ड को उठा लेना। जैसे ही उठा लेगा इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और जैसे ही नेगेटिव चार्ज देखेगा ये तुरंत अटैक करेगा तो ऑक्सीजन फिसल करके आ जाएगा इसके पास, यानी कि बन जाएगा Cu2O। क्योंकि आप जानते हैं ऑक्सीजन के पास यहाँ पर 2 माइनस चार्ज होता है और 2 कॉपर हैं, एक कॉपर के ऊपर 1+ चार्ज, दूसरे कॉपर के ऊपर 1+ चार्ज, मिला करके 2+ चार्ज हो गया, यानी कि पूरी तरह से भी यहाँ पे बैलेंस हो गया। इसीलिए मैंने दोनों के लिए यहाँ पे 2+ चार्ज लिख दिया। मीन्स 2 कॉपर है ना, तो एक कॉपर का 1+ चार्ज और दूसरे कॉपर का 1+ चार्ज मिला करके 2+ चार्ज, तो इस तरीके से ये बैलेंस हो गया। यानी कि यही बन गया आपका रेड पीपीटी बन गया। इसको हम लोग पीपीटी को कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ एरो करके डिनोट करते हैं। इसके बाद क्या होगा, अभी मैंने बताया कि ऑक्सीडेशन में, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन में मैंने बताया कि एकदम ऑक्सीजन यहाँ पर जो भी रिएजेंट लिया जाता है वो ऐसा रिएजेंट या ऐसा सॉल्यूशन होता है जो ऑक्सीजन पैदा करता है, यानी कि ऑक्सीजन से अटैक करता है। तो जब इधर से ढेर सारे ऑक्सीजन आप देख रहे हैं यहाँ पे 5 लगा हुआ है, मीन्स यहाँ पे ढेर सारे ऑक्सीजन है, तो जितने यहाँ से जब ऑक्सीजन की बमबारी होगी ना इस पे, ये लो ऑक्सीजन, तो अभी आप देख रहे हैं इधर से जो ऑक्सीजन था ये तो खुद ही जा चुका है, यानी कि कार्बन का ये 2 बॉन्ड यहाँ पर खाली बच चुका है और इधर से ऑक्सीजन की बमबारी हो रही है, ये लो ऑक्सीजन। तो एक ऑक्सीजन आएगा यहाँ पर आकर के जुड़ जाएगा, फिर एक ऑक्सीजन आएगा तो यहाँ पर जो H दिख रहा है और यहाँ पर जो कुछ H दिख रहे हैं उन सभी पर अटैक करेगा और इस H को हटा देगा और हटा करके यहाँ पे कुछ H2O बनाएगा। अभी मैं बताऊंगा कितना H2O बनेगा, कुछ यहाँ पर H2O बना देगा। और क्योंकि इधर से ऑक्सीजन का अटैक हो ही रहा है तो एक ऑक्सीजन देखिएगा यहाँ पर एक खाली बॉन्ड तो आकर के जुड़ जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कभी भी कोई भी ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से नहीं होता है, मीन्स ऑक्सीजन का एक बॉन्ड अभी खाली बचा हुआ है, डबल बॉन्ड इसका होना चाहिए। तो इस डबल बॉन्ड पर यानी कि एक इसके ऊपर समझिए नेगेटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है क्योंकि एक बॉन्ड अभी इसने नहीं बनाया है। और कार्बन ज़्यादा से ज़्यादा 4 बना सकता है और इसका आप देख रहे हैं चारों का चारों कंप्लीट है, मतलब कार्बन और ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। तो ये अपना ये अपना माइनस बैलेंस करने के लिए इस वाले प्लस को बुला लेगा, सोडियम को बुला लेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा Na+, यानी कि देखिए क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये जो कार्बन था ये कार्बन से डबल बॉन्ड से यहाँ पर ऑक्सीजन और यहाँ पर आप देखेंगे एक ऑक्सीजन और यहाँ पर Na हो जाएगा। इस तरीके से आप देखेंगे इसका माइनस इसका प्लस मिल करके न्यूट्रल यानी कि बैलेंस हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप देखेंगे सोडियम लग करके यहाँ पे बन जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा COONA और नीचे सारी चीज़ें बिल्कुल सेम टू सेम रहेंगी। अच्छा यहाँ पे आप OH कर लीजिएगा अभी, है ना, यहाँ पे अभी आप OH कर लीजिएगा क्योंकि अभी OH हो चुका है। रिडक्शन में नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैंने रिडक्शन में मिटा दिया था, तो इसको आप OH कर लीजिएगा, यहाँ पे CH2OH कर लीजिएगा, ठीक है। अभी मैं रिडक्शन नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो ये पूरा सेम टू सेम रहेगा नीचे वाला, और ऊपर वाला आप देखेंगे ऊपर में क्या चेंज आएगा, तो ऊपर में ये चेंज आ जाएगा। तो ये हो गया आपका, इसके नीचे आप लिख लीजिएगा फेलिंग और बेंडिक्ट सॉल्यूशन, इस एरो के नीचे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। और एक चीज़ और, अगर आप इसमें देखेंगे तो कुल मिलाकर के कितना वाटर बनता है, तो इधर का एक हाइड्रोजन निकला है और यहाँ से हाइड्रोजन मिल करके और बाकी की जो ऑक्सीजन है वो सब मिल करके यहाँ पे 3H2O बना देते हैं, क्योंकि 5 हाइड्रोजन यहाँ पे अकेले था, एक हाइड्रोजन यहाँ वाला भी आया है, कुल मिलाकर के हो गया 6 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे 3 2 6 हाइड्रोजन एंड यहाँ पे देखेंगे तो एक ऑक्सीजन यहाँ आ गया है, एक ऑक्सीजन यहाँ आ गया है, तो 5 ऑक्सीजन में से 2 ऑक्सीजन इधर आ गए हैं, इसलिए यहाँ पे बचा सिर्फ 3 ऑक्सीजन, तो 3
ऑक्सीजन, कुल मिलाकर के 3 वाटर यहाँ पे बन जाएगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट अभी ले लीजिए। तो अब टॉलेंट रिएजेंट को देखते हैं। टॉलेंट रिएजेंट होता है 2 ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट में AgNH3 का ट्वाइस और OH, इसे बोलते हैं टॉलेंट रिएजेंट। इसको दिमाग में घुसा लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। और ये है अपना ग्लूकोज, ठीक है, ये है अपना ग्लूकोज। अब इसका जब रिएक्शन होता है तो इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें पहली बात तो बनता है सिल्वर PPT ऑफ Ag, यानी कि चांदी का PPT बनता है। इसको हम लोग मिरर इफेक्ट भी बोलते हैं या मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या होता है? मिरर टेस्ट, लिख लीजिएगा, मिरर टेस्ट। क्योंकि आप देख रहे हैं चांदी का बन रहा है ना, और जब चांदी का बनेगा तो एकदम चमकेगा, और जब चमकेगा तो उसमें हम लोग मुँह भी देख सकते हैं, यानी कि मिरर, यानी कि शीशा बन जाएगा। तो इसलिए इसको मिरर टेस्ट भी बोलते हैं टॉलेंट रिएजेंट का जब रिएक्शन करवाते हैं ग्लूकोज में। तो इसमें समझिए कैसे किस तरीके से रिएक्शन होगा। तो पहले ही मैंने बता दिया कि सिल्वर PPT बनेगा Ag का, तो इसका मतलब यहाँ पे आप जो देख रहे हैं 2 Ag, इसका बन जाएगा PPT, और इसका जब आप PPT बना देंगे तो 2 Ag इस तरीके से नीचे की तरफ दिखा देंगे तो 2 PPT यहाँ पे बन गया, है ना, 2 सिल्वर का यहाँ पे PPT बन गया। अगर आप अमोनिया देखेंगे तो अमोनिया आपको यहाँ पे 4 दिख रहा होगा, 2 दूना 4, 2 2 जा 4, 4 अमोनिया दिख रहा होगा। 4 में से 1 अमोनिया का भी इसमें हम लोग इस्तेमाल करेंगे, 3 अमोनिया यहाँ पे अभी 3 NH3 बन जाता है। अभी कैसे मैं आपको दिखाऊंगा, 3 NH3 बन जाएगा। और यहाँ पर ये जो वाटर है, वाटर इसमें भी बनेगा, क्योंकि यहाँ आप देखेंगे जब इसको ब्रेक करेंगे तो OH माइनस में ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ पर आप जानते हैं ये H प्लस में ब्रेक हो जाएगा। तो माइनस और प्लस यहाँ पे अटैक हो जाएगा, मिल करके H और OH मिल करके बना देंगे एक वाटर। तो यहाँ से आप देखेंगे एक H रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा। जब एक H यहाँ से हट जाएगा, H और OH मिल करके यहाँ पे H2O बना लिए, तो यहाँ पे क्योंकि आप जानते हैं कि मैंने अभी आपको बताया कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन में यहाँ से ऑक्सीजन का भंडार होता है, ऑक्सीजन सब ऐसे दे के मारता है इसको। जब ऑक्सीजन यहाँ पे फेंकेंगे ये सब, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन आकर के ऐड हो जाएगी, जैसे पिछले वाले में ऐड हुई थी। फिर आप जानते हैं कि कोई भी ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से नहीं रह सकती, मीन्स एक बॉन्ड यहाँ पे इसका खाली बच जाएगा। तो एक बॉन्ड को बैलेंस करने के लिए 4 अमोनिया में से 1 अमोनियम आयन निकल करके आता है, जिसे हम लोग बोलते हैं NH4 आयन। NH4 के ऊपर होता है 1 प्लस चार्ज। तो यहाँ पे एक बॉन्ड इसका बैलेंस करने के लिए, एक माइनस इसका बैलेंस करने के लिए आकर के अमोनियम आयन जुड़ जाएगा, और जब जुड़ जाएगा तो ये पूरा का पूरा आप यहाँ पे देखेंगे बन जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा आपका ONH4, यानी कि अमोनियम ग्लूकोनेट यहाँ पे बन जाएगा, और डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन यहाँ पे पड़ा रहेगा, इसका नाम हो जाएगा अमोनियम ग्लूकोनेट। और इस तरीके से यहाँ पे अटैक हो जाएगा और ये बन जाएगा। तो एक वाटर बन गया, 2 Ag का प्रेसिपिटेट बन गया, और यहाँ पे 3 अमोनिया, 4 में से 1 अमोनिया मैंने यहाँ चला गया, तो 3 अमोनिया यहाँ पे एज इट इज बन जाती है, रिलीज हो जाती है गैस के रूप में। ठीक है, तो इस तरीके से ये होता है पूरा का पूरा टॉलेंट रिएजेंट का रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, जिसमें ये जो ग्लूकोज है वो टॉलेंट रिएजेंट को रिड्यूस कर रहा है। टॉलेंट रिएजेंट के ऑक्सीजन को आप देख रहे हैं ख़त्म कर दे रहा है, और ऑक्सीजन को ख़त्म कर दिया, इसका मतलब है कि इसको रिड्यूस कर दिया, क्योंकि इसका आप देख रहे हैं OH का यहाँ से अपना H दे करके ये वाटर बनवा दे रहा है, मीन्स इसमें से इसको ब्रेक करके इसका ऑक्सीजन ख़त्म कर दिया, मीन्स रिड्यूस कर दिया। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर भी बोलते हैं। अगर आपको याद होगा तो मैंने पढ़ाया था, रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं, क्योंकि ये इसके ऑक्सीजन को ख़त्म कर देता है। तो ये पूरा रिएक्शन हो गया, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। इसमें बाकी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह नहीं हो पाया है, क्योंकि अभी ढेर सारे रिएक्शंस मुझको और करवाने हैं। अभी D- फ्रक्टोज तो अभी बचा हुआ है। ये जितने रिएक्शन अभी मैं करवा रहा हूँ, सारे रिएक्शन अभी मुझे D- फ्रक्टोज में भी करवाने हैं, और अभी D+ ग्लूकोज में भी ऑक्सीडेशन के भी 2-3 रिएक्शन बचे हुए हैं। इसके साथ साथ अभी हम लोग D+ ग्लूकोज में अभी तो सिर्फ हम लोग पढ़ रहे थे रिएक्शन ड्यू टू एल्डिहाइड ग्रुप, अभी हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन ड्यू टू OH ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो यहीं से हम लोग कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 3 में। उम्मीद करते हैं कि पूरा वीडियो आपको ठीक से समझ में आया होगा। अगर कोई भी रिएक्शन या कोई भी बात अगर आपको समझ में नहीं आई है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो अपलोड होते ही तुरंत वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में। तो मैं नेक्स्ट क्लास जो लेक्चर 3 लूँगा उसमें मैं क्योंकि अभी मुझे रिएक्शन अभी ढेर सारे करवाने हैं, तो मैं उसमें उसको कवर कर लूँगा जो भी आपकी क्वेरी होगी।
लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि रिएक्शन बहुत ही सिंपल थे और मैंने थोड़ा सा टाइम लेकर के अच्छे से समझाया है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे रिएक्शन अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।